ममदानी। अच्छा, उनकी स्टोरी सुनाओ। हाँ जी, कनिषा आपने सुना है ये स्टोरी? ममदानी, मीरा नैयर। हैं? चलो, गाने सुनाओ। क्या स्टोरी है, सुनो तनिषा ध्यान से। पेपर लग गया? आज आया? कौन सा? शाबाश, वो फेंक के गया आपने कलेक्ट किया? हो गया मैनेज? शाबाश। पढ़ा भी था? चलो, फिर से बताओ। इंडियन ओरिजिन मुस्लिम है, इंडियन युगांडन मुस्लिम है, इंडियन ओरिजिन, कई साल पहले जो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, कई साल पहले जो हमारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, कई साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के मतलब 2 जनरेशन 3 जनरेशन पहले कहाँ गए होंगे? तो उस जमाने में अंग्रेज हम लोगों को जबरदस्ती बॉन्डेड लेबर बना के दूसरे देशों में ले जाते थे, जहाँ उनके प्लांटेशन टाइप होते थे। क्यूबा, मॉरिशियस, मालदीव, युगांडा, ऐसे ऐसे जगहों पे बहुत इंडियंस हैं। और जब ये देश भी आजाद हुए, जैसे मालदीव, मॉरिशस, इस तरह के ये देश आजाद हुए, तो इंडियंस जो थे वहाँ गुलाम, वो भी आजाद हो गए काइंड ऑफ। पर बहुत पहले से थे, मेहनत कर रहे थे। उन लोगों ने इतना ग्रो किया, इतना ग्रो किया कि वहां के प्रधानमंत्री भी बन बैठे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रोहतक के रहने वाले थे, उनके पूर्वज। एक देश के प्रधानमंत्री हैं उनके, सूरीनाम ऐसा कुछ देश है शायद, सूरीनाम, वो बिहार के रहने वाले थे, उनके फोर फादर्स। तो ऐसे लोग जो 3 4 जनरेशन पहले हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, अब वहां अपना नाम बना लिया है। नाम बनाया नहीं बनाया, जो हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, इनको कहते हैं पीआईओज, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। जब सारी स्टोरी सुनाओगे ना, उसमें क्वेश्चन के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। ये ममदानी जो है भाई साहब, ये पीआईओज हैं, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना? अब सुनाओ फिर स्टोरी। ये एनआरआई अलग होता है, पीआईओ अलग होता है। पीआईओ 2 3 जनरेशन पहले वाले। देखो ध्यान करो, आपने क्रांति मूवी देखी है? क्रांति, मनोज कुमार, नहीं नहीं, वो गाना नहीं सुना, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हेमा मालिनी, वो शिप पर? नहीं देखा? गान, छोटे थे गाना, हाँ। तो उसमें नीचे वो लोग, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, वो चप्पू चला रहे होते हैं। ऊपर क्रूज चल रही, नीचे चप्पू चला रहे हैं। और चप्पू क्यों चला रहे हैं, उनको कहाँ लेके जा रहे हैं अंग्रेज लोग? क्रूज में तो लेके जा नहीं, आओ पार्टी कराएंगे तुम्हारी। उनको दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं, वहां उनको गुलाम बनाना है। अपने को जबरदस्ती यहाँ के लेके जा रहे हैं। ये वही लोग थे। ज्यादातर प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम लोगों को डाला। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? शुगर केन, कॉफी, इस तरह के, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। अब सुनाओ फिर स्टोरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बात समझो, उसकी असली कहानी क्या है। अमेरिका में वी हैव 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में वी हैव हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज? मैनी। आओ पहले ये देखते हैं, भारत में मुख्य राजनीतिक दल। शुरू करो, पहला बीजेपी, नेक्स्ट कांग्रेस, ये मुख्य विपक्षी दल, मुख्य दल हुए, राजनीतिक दल। और शुरू करो इसके बाद, आम आदमी पार्टी, और अब जोर डालो, अब निकलेगी आंख की बात है। समाजवादी पार्टी, शाबाश, उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव। हाँ, राजनीतिक पार्टियां मैं कह रहा हूँ, हाँ। हाँ, क्या करूं, एडमिट करना होगा।
ये तो यू है, यू करो। पूछ लेना ना कंफर्म, साजिया को भी पूछो, साजिया। ठीक, चलो, ओके, ग्रेट। हाँ जी। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। स्टेट पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां देख रहे हैं। नेशनल पार्टी अलग होती है, स्टेट पार्टी अलग होती है, उसकी अलग डेफिनेशंस होती है, बाद में देखेंगे। अभी तो देख रहे हैं पार्टियां कौन कौन सी हैं। शिरोमणि अकाली दल ये कहाँ होती है? पंजाब, शाबाश। और बताओ? जेडीयू, शाबाश, जेडीयू ये कहाँ होती है? बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली। अब नीतीश कुमार आपके लिए नया नाम है, पर फिर भी मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये धीरे धीरे बातों में सब समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। और बिहार में ही आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एटसेट्रा एटसेट्रा। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। एम ब्रैकेट में सीपीआई, मार्क्सवादी। सीपीआई एम एल, मार्क्सवादी लेनिन। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनका क्या मतलब होता है धीरे धीरे समझेंगे। फिर थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में पॉलिटिकल, कोई भी बताओ। बीएसपी, मायावती, बीएसपी। और तमिलनाडु की कोई? AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजगम। ओके। डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। फिर चलो आंध्र प्रदेश, TDP, तेलुगु देशम पार्टी। इस तरह से ये पार्टियां मोटी मोटी, वो छोटी छोटी पार्टियां भी बहुत है। नो 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 नो, RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्रीय श्रम संघ। तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो संघ है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसकी पॉलिटिकल ऑफ शूट इज बीजेपी। RSS बोलती है मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनने की क्या जरूरत है, इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, मेरे लिए ये लड़ रही है ना, मैंने एक पार्टी बनाई है ना बीजेपी, ये इलेक्शन लड़ रही है, मेरी तो है। पेरेंट ये है, बच्चा ये है। ओके। तो RSS ये काम करती है, यस ये काम करती है, राइट। ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो अमेरिका में मोटे तौर पे दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। तो टू पार्टी सिस्टम हुआ। हाँ, अपने यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, ध्यान रखना। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स। अभी जो राष्ट्रपति हैं वो इधर से हैं, ट्रम्प। जॉर्ज बुश, वो भी इधर से थे, इस पार्टी के थे। पिछली बार जो राष्ट्रपति थे बाइडन, वो डेमोक्रेट थे। और ओबामा, क्लिंटन, ये सब डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट। जो वहां पे इंडो अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेट्स थोड़े लिबरल माने जाते हैं, रिपब्लिकन्स थोड़े कंजर्वेटिव माने जाते हैं, नेशनलिस्ट माने जाते हैं, राष्ट्रवाद। अमेरिका 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 अमेरिका, बाहर के लोगों को भगाओ भगाओ भगाओ। ये डेमोक्रेट्स हैं, ये कहते हैं आने दो सारे, आने दो, कोई बात नहीं, इमिग्रेट ये भी भगवान के बंदे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम भी रह लो। थोड़े लिबरल टाइप हैं, ये कंजर्वेटिव टाइप हैं। तो अभी डेमोक्रेट्स वाली पार्टी का ममदानी ये इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन न्यूयॉर्क में जीतने के कगार पर है। ऑलमोस्ट जीत गया है, तभी तो कमेंट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जीत गया है। तो न्यूयॉर्क का मेयर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, बहुत लंबा चौड़ा बजट होता है, न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट वगैरह पॉलिसीज वही बनाता है। तो ऊपर पार्टी रिपब्लिकन है अमेरिका में, और डेमोक्रेट्स का मेयर न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क को कंट्रोल करेगा एक तरह से मेयर। अरे वाह। तो रिपब्लिकन्स को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी ट्रंप को, ये तू कहाँ से जीत गया, ऊपर से तू इंडो युगांडियन टाइप आदमी। अब बाद में अमेरिकन बने हो तुम लोग, बाद में आए हो हमारे, मतलब हमारे देशों में आए हो तुम लोग बाहर से। हाँ। और तुम ऊपर से मुस्लिम, भैया ये तो गड़बड़ है, ये परेशानी है। हाँ, ये परेशानी का सबब है। इस तरह से है ना। तो इसलिए ट्रम्प और जो रिपब्लिकन हैं, कंजर्वेटिव हैं, थोड़े ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अब बताओ क्या बात है, अब तो सारी स्टोरी आप सुनाओ फिर अपने शब्दों में। तो ट्रम्प ने तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से वो बन गए या फिर तो दूसरा डेमोक्रेट्स के एस्टीमेट क्लोज हो गए और एक भी मार्क मिल गया, ये की एक्सपेरिमेंट बस एक भी मार्क मिल गया ट्रम्प ने।
लुक्स टेरिबल, डिस्गस्टिंग। बेसिकली ट्रम्प ये बोलते हैं, भैया तुम डेमोक्रेट नहीं हो, तुम कम्युनिस्ट टाइप हो, तुम कम्युनिस्ट बेंट ऑफ माइंड के आदमी हो। कल मैं बता रहा था कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का झगड़ा है भयंकर। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट को देशद्रोही टाइप मानते हैं। कम्युनिस्ट मतलब तो देश का दुश्मन है। तो ट्रम्प ऐसा लेबल करते हैं उनके ऊपर कि तुम तो कम्युनिस्ट हो, ममदानी तुम तो कम्युनिस्ट है भैया। तो हे न्यूयॉर्क वालों, क्यों जिता दिया इसको, ये तो कम्युनिस्ट आदमी है, ये तो देश के खिलाफ चलेगा। तो ये डर रहता है इनको। तो कम्युनिस्ट को बहुत बुरा मानते हैं। ट्रम्प जब अपना इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे, तब भी जनता को ये बता रहे थे, अगर देखो डेमोक्रेट जीत गए, ये तो कम्युनिस्ट टाइप में है, कम्युनिज्म आ जाएगा। कमला हैरिस, कमला हैरिस, नहीं सुना? जो इंडियन ओरिजिन की लेडी हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने वाली थी, लड़े उन्होंने ट्रम्प के अगेंस्ट। पहले वाइस प्रेसिडेंट थी अमेरिका की, उन्होंने इलेक्शन लड़े। तो ट्रम्प ने ये अलेज किया, ये इल्जाम लगाया कि ये जीत गई, ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो सारे इमिग्रेंट्स को अंदर डाल देगी, देश का बुरा हाल हो जाएगा। हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी, हम फालतू लोगों को नहीं आने देंगे, अमेरिका को बचा के रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। राइट। फिर ट्रम्प का ये कहना है, न्यूयॉर्क में, जहां पर दुनिया के लगभग 20 लाख लोग ज्यूज रहते हैं, जूइश पॉपुलेशन, और दुनिया की सबसे ज्यादा जूइश पॉपुलेशन कहाँ है? वो तो इसराइल में है। भाई इसराइल क्या है? जूस का कंट्री है। जूस कौन होते हैं? यहूदी। हिंदुओं का कंट्री कौन सा हुआ? एक तरह से इंडिया, नेपाल। मुस्लिम्स के कंट्री कौन से हुए? मिडल ईस्ट वाले, ईरान, इराक, सऊदी, ये सब। क्रिश्चियंस के कंट्री कौन से हुए? ये वेस्टर्न यूरोपियन, यूरोपियन क्रिश्चियंस हैं, है ना। यहूदी कहते हैं हमारा कौन सा कंट्री है? ये भी एक धर्म है, यहूदी धर्म, कि हमारा भी कंट्री होना चाहिए। तो इनका कंट्री बना 1948 में, इसराइल। इसराइल, इसराइल की कैपिटल इज टेल अवीव। तो सबसे ज्यादा जूस टेल अवीव में रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे दुनिया के जूस किसी बड़े शहर में रहते हैं, दैट इज न्यूयॉर्क। और जूस की लड़ाई इसराइल में किसके अगेंस्ट है? मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ जूस रहते हैं न्यूयॉर्क में, और मेयर बन गया मुस्लिम, भैया टेंशन हो गई तो। ओहो। तो ट्रम्प कहते हैं, देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग। ट्रम्प ये भी कहते हैं कि देखो जूस तुम क्या कर रहे हो, मुस्लिम को मेयर बना रहे हो। वो जूस थोड़े लिबरल टाइप में। वो जूस क्या बोलते हैं कि इसराइल जो तुम हमास में कर रहे हो, गाजा में, दैट इज नॉट गुड, ऐसा माना जाता है। एक आइडिया है हल्का, पता नहीं एग्जैक्ट क्या होती है अंदर की बातें, एक ये आइडिया भी है। तो लिबरल लोग भी है वहाँ। अमेरिकन जो प्योर अमेरिकन हैं, प्योर मतलब नेशनलिस्ट टाइप अमेरिकन हैं, उन्होंने भी ममदानी को वोट दिया है अगेंस्ट ट्रम्प। ये भी सुनने में आता है। ये मतलब है इस बात का। राइट। कुछ पूछ रहे थे? सुनो बातें ज्यादा ज्यादा, अभी मन में क्वेश्चन भी आए ना। सुनो, पता क्या होता है, ये मैथ्स नहीं है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। सर वो 2 + 2 अटक गया, आगे बताओ, तो ही तो आगे बात समझ आएगी। ये ऐसा नहीं है, ये आइडियाज हैं, फिलोसफी है ना, थॉट्स हैं। कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको कम समझ आया, 4 लाइनें मैंने और बताई, फिर आपको पिछली बात खुद समझ आ जाए, अच्छा अच्छा, ये वो था ये। ऐसे तारे जुड़ते रहेंगे। तो पूछने की जल्दी ना करो। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक यू पीपल आस्किंग क्वेश्चन, इट्स नॉट लाइक दैट। आई वुड इनवाइट क्वेश्चन। पर अगर पूछने के चक्कर में रहोगे ना ज्यादा, तो आप सुनोगे कम। आपके सबके दिल की बात मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन होंगे, मुझे कब एड्रेस करने हैं। बिल्कुल नीचे से आपको बात सुनाऊंगा सारी, है ना। तो आप बहुत इंक्विजिटिव ना रहो अभी शुरू के लिए। आप खुद रीडिंग करोगे, समझोगे, पढ़ोगे खुद, अच्छा ये फिर रियल क्वेश्चनिंग करोगे आप। फिर आप रियल क्वेश्चनिंग पे आओगे, सर ये जूस वाली बात तो देखो ऐसे होगी, उसमें तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो फिर मैं वहां अब बात है। अब डिस्कशन वाली स्टेज पे आ गए। अभी शुरू शुरू में आपने मुझे सुनना है ज्यादा ज्यादा, है ना। फिर जब सुना के मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, अब सुनाओ कोई बात, अब कोई मन में सवाल आ रहा है तो पूछो, फिर आपने डिस्कशन पे आना है। वो ज्यादा ठीक रहेगा, वो तरीका ज्यादा अच्छा है ना। उससे हम ज्यादा अंदर बातें जाने देंगे। चलो, ये न्यूज थी। कोई और भी है न्यूज?
बार से नेट चैट तो उसमें साइन करके सिस्टम जो नेट चैट कराते थे उसमें पहलगाम टेरर के जो टेररिस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया था टेररिस्ट पर जो बलूचिस्तान में मतलब पाकिस्तान के ऊपर हुआ था टेररिस्ट तो उसका मेंशन था पर जो हमारे ऊपर थे उसका मेंशन नहीं किया जाएगा तो उस एग्रीमेंट के साइन नहीं किया था देखो एक वर्ड होता है रीजनल ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुप्स। पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने यूएनओ बनाया। किस लिए? कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। हाँ फेल हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो उसके लिए यूएनओ बनाया। तो यूएनओ का मेन मकसद क्या था? थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। इतना ही नहीं, वॉर रोकना ही मकसद नहीं है, वॉर ना होना शांति नहीं मानी जाती। शांति तब है जब लोग बढ़िया जीवन जी रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं। वॉर नहीं भी है तो भी हम भुखमरी से रह रहे हैं, तो क्या शांति है ना? पीस का एब्सेंस है, इसका मतलब ये नहीं वॉर है। और 50 तरीके से ये पीस का एब्सेंस हो सकता है। तो हमने ये यूएनओ के एम्स क्या बनाए? एक तो दुनिया में सिक्योरिटी बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, दुनिया तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सबकी ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट हो। ये हमारे यूएनओ के मकसद थे। अब यूएनओ तो वर्ल्ड बॉडी है, इसमें कंट्रीज सभी मेंबर, अराउंड 196 मेंबर्स इसके कंट्रीज है, कंट्रीज इसके मेंबर्स है। इसके अलावा यूएनओ में सब कंट्रीज बैठ के हो सकता है कुछ बातें सेटल ना भी कर पाए। तुम क्या करते हैं, आपस के अड़ोसी पड़ोसी 5 6 7 देश भी मिलके छोटे छोटे समझौते कर लेते हैं। हाँ, ताकि हम आपस में अच्छा ट्रेड करते रहे। तो दूर ट्रेड तो ना हो पाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और हम करते हैं अफगानिस्तान, श्रीलंका, हम मिलके सार्क बना देते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग, इस क्षेत्र के सहयोग के लिए। तो ये कंट्री बोले हम सहयोग करते तो है, यूएनओ में इकट्ठे बैठते तो है। अरे यूएनओ बड़ी बॉडी है ना, हम आपस में कर लेते हैं। कहाँ हम अमेरिका ट्रेड करेंगे, श्रीलंका तुझे सामान चाहिए तो आज तुझसे ही बात कर लेते हैं, बारीकियां एक दूसरे की और अच्छे से समझ लेते हैं। प्लस हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ लोग आना जाना ज्यादा है, मछलियां तुम्हारे लोग पकड़ने आते हैं, हमारे लोग मछलियां पकड़ने आते हैं, मछुआरे पकड़े जाते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं ना, ताकि क्षेत्रीय शांति बनी रहे, रीजनल पीस बना रहे। हाँ, तो ये रीजनल ग्रुपिंग है। ऐसे नाटो कल डिस्कस कर रहे थे, ये भी रीजनल ग्रुपिंग है, क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है। तो वॉर्सा पैक्ट किया था यूएसएसआर ने, वो भी क्षेत्रीय संगठन था, रीजनल, आसपास के कुछ कंट्रीज के लिए। हाँ, ऐसा ही एक क्षेत्रीय संगठन है एससीओ, शंघाई सर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी बेटा। सर आपने ये जो शार्क वाला बताया है कि जिसमें इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये अगर वैसे देखे तो सिर्फ नाम के ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे पहले से ही जो है हाँ 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 बेटा, हाँ रिलेशन हाँ, ये नहीं समझ चल गया, रहे। समझ, यस। जब बांग्लादेश हम, के साथ भी बिगड़ गए हैं। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। जब सार्क डिस्कस करेंगे ना, तब उस तरफ जाएंगे कि सार्क अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अलग स्टोरी है। अभी सिर्फ मोटा मोटा मैं रीजनल ग्रुपिंग समझा रहा हूँ, वो क्या होता है, सिर्फ उतना समझना है। सार्क को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, है ना? सुनते रहना है, बातें सारी क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ये वाले, बेलारूस, कैसे कैसे देश हैं यहाँ, ये अड़ोसी पड़ोसी थोड़े सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज, इन लोगों ने मिलके, इन देशों ने मिलके एक कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एससीओ।
हर साल जब मिलते हैं तो मिलके क्या बातें करेंगे? हम हमें आपस में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है, ठीक है, हमें आपस में ट्रेड बढ़ाना है, यस ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, मानते हो, मानते हो, हमें टेररिज्म को रोकना है, ठीक है, मानते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना है, मानते हो? चाइना कहता है इस पे नहीं साइन करेंगे। क्यों? वो पाकिस्तान करता है ना ऐसे काम, तो हम बोलेंगे करो ना इस पे भी साइन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकेंगे, जो क्रॉस बॉर्डर से टेररिस्ट भेजेगा उसका बाइकआउट करेंगे, तो चाइना करना साइन इस पे। वो कहते हैं, तो चाइना क्या बोलता है कि जो बलूचिस्तान अटैक कर रहा है पाकिस्तान की, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, सब देश क्रिटिसाइज करो। हम बोलेंगे भैया क्यों उसको क्रिटिसाइज करना है, तो फिर पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करो, हमारा टेररिस्ट भेजता है ना। हाँ, इस पर थोड़ी टेंशन हुई। इंडिया ने बोला भाई ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की जाती है ना, हम सब बैठे, हमने पार्टी की, हमने कोई डिस्कशन किया, बाद में बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा हाँ जी फिर क्या फैसला हुआ, तो हम बोलेंगे जी हमने ये फैसला किया जी, अब से देश में ये होगा वो होगा, सब एग्री करके सबने साइन कर दिया ज्वाइंट स्टेटमेंट। इंडिया ने उस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया कि अगर आप बलूचिस्तान वाले अटैक की बात करोगे तो पहलगाम वाले अटैक को भी इंक्लूड करो ज्वाइंट स्टेटमेंट में, और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करो, उसको अच्छे से रेप्रीमेंड करो, उसको डांटो भी तुम्हें दोबारा से नहीं करना ये आपस की कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए, बोन भूमि के लिए, गुडविल के लिए अच्छी बात नहीं है। वो सब लोग हम बैठे हैं, तुम हमारे देश में अटैक करवा रहे हो, कैसे अगली बार तुम्हारे साथ बैठेंगे? हाँ, तो सार्क में जो गड़बड़ हुई है जो बता रही है वो इसी कारण हुई है। पाकिस्तान जैसे देश हमारे साथ सार्क में है, तो क्या सहयोग करेंगे हम आपस में मिलजुल के? पाकिस्तान में इंडिया बड़े कंट्रीज हैं, तो सार्क इतना इफेक्टिव नहीं रहा, नहीं रहा। दैट इज एससीओ, उसकी ये न्यूज है। हाँ, तभी तो इंडिया ने मना किया ना कि हम नहीं साइन करेंगे। कौन से वाला? अभी नहीं सुनना, एससीओ को सिर्फ इशू ये, एससीओ रीजनल बॉडी है, कोऑपरेशन के लिए, सब कंट्रीज मिलके सहयोग के लिए बैठ के बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करेंगे? क्या स्टेटमेंट इशू करेंगे भैया, देखो सब देशों को एक दूसरे पर अटैक नहीं करना, ठीक है जी, गुड गुड गुड, एक दूसरे के टेररिस्ट नहीं भेजने, गुड गुड गुड, तो इंडिया ने बोला करो साइन, टेररिस्ट नहीं भेजने, वो बोलते जी हम नहीं साइन करेंगे इस पे, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट। हाँ, इंडिया ने विरोध किया है, काइंड ऑफ अपोजिशन है हमारा, प्रोटेस्ट है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इतनी सी बात है, कुछ नहीं है, खास बात, डोंट वरी, रीडिंग करोगे ये सब अपने आप उठ जाएंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक साइड पर चाहे मैं समझ लो कि ये बात करने की लाइक अगर आप यूएस का एक देश में लोगे तो हम एक तो अभी आज की जनरेशन के यूएस का वाइट हाउस हाँ, उधर उधर जिसने पेश किए तो चाइना ने पूरा पाकिस्तान को ये अगर तुमसे नोबेल पीस प्राइज दोगे हम देख सुनो, 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। हाँ। और शुरू कब हुआ था कोल्ड वॉर? 1945 में, काइंड ऑफ, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती, ईयर नहीं होती, अंडरस्टूड सी बात होती है। कोल्ड वॉर कोई जैसे वॉर की डेट तो नहीं होती ना, जो कन्वेंशनल वॉर होता है उसका स्टार्ट होने की डेट होती है जिस दिन बम फेंका, वॉर शुरू। और कोल्ड वॉर तो तनातनी है, कब शुरू हुई वो होती रहती है, धीरे धीरे चलता रहता है। हाँ, ऐसे ही बोलेंगे ना, हाँ ऐसे ही बोलेंगे। तो 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 91 तक हुआ। कोल्ड वॉर में दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई थी, यूएस भी कंट्रीज को अपनी तरफ मिला रहा है, यूएसएसआर भी मिला रहा है। हाँ, सब चाहते हैं हमारी तरफ आ जाए, तो इंडिया पर भी डोरे डाले गए, पाकिस्तान पर भी डोरे डाले गए। अमेरिका चाहता था इंडिया हमारे गुट में आए, क्यों? इंडिया डेमोक्रेसी है, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया ने किसी ग्रुप का मेंबर बनने से इनकार कर दिया कि हम नहीं, ग्रुपिंग में नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है। अमेरिका ने यह भी ऑफर किया था कि इंडिया तुझे न्यूक्लियर बम भी दे देंगे, तुझे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी दे देंगे,
ये क्या होता है आगे देखेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट वीटो पावर के साथ, जो चाइना के पास है। इंडिया ने बोला नहीं नहीं, चाइना को दी हुई है, उसी को दे दो, हमें कोई जरूरत नहीं। मैं तो आज जबरदस्त पावर होता है इंडिया। तो जब हम अमेरिका की तरफ नहीं झुके, तो अमेरिका को तो इस एरिया में अपना एक बंदा चाहिए था। उसने पाकिस्तान को अपने फोल्ड में ले लिया, आ जाओ आ जाओ। पाकिस्तान तैयार ही बैठा था, लो जी हम तो तैयार ही हैं। जैसे नाटो किया, ऐसे ही इस एरिया में भी अपने सहयोगी देशों के साथ अमेरिका ने एक ट्रीटी की, जिसका नाम था सिएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिसका मतलब अगर एक देश पर हमला हुआ तो समझा जाएगा सब पर हमला हुआ है, तो अमेरिका भी बचाने आएगा। पाकिस्तान कहता ले तो बात ही क्या है, तो बहुत ही अच्छा हो गया हमारे साथ, तो हमें तो टेंशन रहती है इंडिया की। तो सीएटो साइन किया, तो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक गया, अलाइनमेंट उधर हो गई। भारत किधर चला? भारत नाम की तरफ चला कि हम किसी गुट में नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा हमारा झुकाव हमेशा यूएसएसआर की तरफ रहा। वो क्यों? क्योंकि हम सोशलिस्ट टाइप थे। और नेचुरली जब हमारा दुश्मन अमेरिका की तरफ जाएगा, तो हम अनइंटेंशनली भी थोड़े थोड़े नेचुरल वे में इधर झुकेंगे ही। झुकने शुरू हो गए ग्रेजुअली। धीरे धीरे टेंशन बढ़ती गई। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान को पैसा मिलता रहा, फंडिंग मिलती रही। अमेरिका को इस एरिया में अपना एक बेस चाहिए था, उसने बेस बना के रखा। फिर 91 में यूएसएसआर टूट गया। इंडिया भी अब फ्री टाइप हो गया। इंडिया का झुकाव भी यूएस की तरफ होने लगा। अब यूएस को भी लगने लगा इस रीजन में ये निकम्मे को कहां पकड़ रखा है। चाइना बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, चाइना को काउंटर कोई कर सकता है तो इंडिया कर सकता है, इस निकम्मे से पिंड छुड़ाओ। धीरे धीरे उन्हें पिंड छुड़ाना शुरू किया, फंडिंग बंद की, कम की, रोकना शुरू किया। तो पाकिस्तान इधर झुकना शुरू हो गया। पाकिस्तान चाइना दोस्त हो गए। जब पाकिस्तान चाइना दोस्त हो गए, तो इंडिया और यूएस को क्लोज आने का रास्ता और साफ हो गया। तो हमने नए दोस्त चुन लिए, पुरानों को भूलने ही लगते हैं। तुम भुल गए ने यार पुराने नवे दे गल लग के, पंजाबी में गाना है। नवे यार आ गए, अब तो तुम्हारे पुराने दोस्तों को भूल गए तुम। हम पुराने दोस्तों को भी उतना नहीं भूले। थोड़ा थोड़ा साथ हमने बनाए रखा, एक हाथ इधर पकड़े रखा, रूस एक, अमेरिका की तरफ। प्रॉब्लम क्या है? रूस का पूरा छोड़ के अमेरिका की तरफ पूरा जाना चाहते हैं हम, पर ये भी पूरा नहीं पकड़ता कम वक्त अमेरिका। अमेरिका भी पूरा हाथ नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता? ये इसके पे डोरे डाल रहा है आजकल। तो पूरा हाथ पकड़ता तो अमेरिका बोलता ना, पाकिस्तान क्या कर रहा है तू पहलगाम में, क्यों बदमाशी कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम इंडिया के साथ हैं। एक बार ऐसे तो बोले। पाकिस्तान के आर्मी जनरल को ट्रंप लंच पे इनवाइट ना करते, खुल के बोलता ना अमेरिका कि हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा, अमेरिका को दोष दे रहे हैं हम। तो इंडिया ने कब खुल के बोला हम अमेरिका के साथ हैं? जब ईरान पर स्ट्राइक्स किया, तो इंडिया भी खुल के बोलता था ना कि हम पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, भैया अमेरिका ठीक कर रहा है। रूस तुम ईरान को गलत सपोर्ट कर रहे हो, हम आपकी निंदा करते हैं। इंडिया भी तो नहीं बोलता। तो इंडिया भी दोनों कश्तियों में है। तो अमेरिका भी ऐसे ही है फिर। अमेरिका भी तोल मोल रहा है। देखते हैं भैया, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो फिर रिश्ते कैसे बने हुए हैं? वो ट्रेड के रिश्ते बने हुए हैं, मजबूरी के रिश्ते बने हुए हैं दोनों के। हमारे लोग बहुत वहां रहते हैं, डायस्पोरा, बच्चे बहुत पढ़ने जाते हैं हमें। और वहां ट्रेड बहुत होता है, $100 बिलियन का हर साल हमें प्लस है ट्रेड में, लगभग। प्लस का मतलब ये होता है, ट्रेड
तनिषा, ट्रेड डेफिसिट शब्द सुना है कभी? व्यापार का घाटा। 100 रुपए का सामान हम अमेरिका को बेचते हैं, 100 रुपए आएंगे, है ना? अमेरिका हमें 50 रुपए का बेचता है। 50 वापस नहीं, वही क्यों बेचेगा? हम मछलियां बेचेंगे, वो पोक बेचेंगे। हम आईटी बेचेंगे, वो हार्ले डेविसन बेचेंगे। सेम सामान का व्यापार तो नहीं होगा ना, जरूरत के सामान का व्यापार जो उनके वहां नहीं है, तभी तो ट्रेड होता है। ट्रेड क्यों है बेसिकली? और भी नीचे जाओ बातों में, ऊपर ऊपर ना हो। ऊपर की तो सारी बातें आप समझ लोगे, और नीचे घुसो बिल्कुल। ट्रेड क्यों दुनिया में? ये ट्रेड ट्रेड पे जोर है पूरी दुनिया में। क्यों ट्रेड? वाई ट्रेड? शाबाश, सबके पास सब कुछ नहीं है। वो डिटेल में चलो। हाँ शाबाश। ना देखना पीछे, मैं ठीक क्लिक कर रहा हूँ, अगर इसको हटाना हो तो। ये क्या, मैं कहाँ क्लिक करूँ? ये हाँ यहाँ कर दूंगा। अच्छा ठीक है। इंडिया में एग्रीकल्चर है और वहाँ पे कुछ हम लोग शाबाश। हर बात को, मेरे दो चार नुस्खे पकड़ो आप। हर बात को ब्रॉडर लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे ले जाओ। भगवान, सृष्टि, धरती माँ, गरीब, कमजोर, पीड़ित, उसी के नंबर मिलने हैं आप। भगवान ने पूरी एक धरती बनाई, उसको कंट्री किसने बनाया? हमने। मैन मेड बाउंड्रीज है। भगवान ने तो बोला लो, चावल यहाँ खाओ, आम यहाँ खाओ, लीची यहाँ खाओ, स्ट्रॉबेरीज तुम खाओ, ड्रैगन फ्रूट तुम खाओ। ऐसा तो नहीं करेगा ना भगवान, ले भैया चावल भी तू खा, लीची भी तू खा, ड्रैगन फ्रूट भी तू खा। तुम कुछ इधर उगा देंगे, कुछ उधर उगा देंगे। देखो आदमी घूमता रहेगा, कभी ये खाएगा, कभी वो खाएगा, ऐसे ही होगा। हमने क्या किया? हमने बाउंड्री बना ली, भी हमारा लीची हुई है, मेरे घर ना घुस जाना। मेरे घर घुसने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। मैन मेड बाउंड्रीज हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर लीची इतनी ज्यादा होती हैं, खाई जाती नहीं, सड़ जाती हैं। उनके आम इतने ज्यादा होते हैं, खाए जाते नहीं, सड़ जाते हैं। कितना अच्छा हो, आप हमें आम दो, हम आपको लीची दें। अरे वाह, दैट इज ट्रेड। सदियों से यही तो चलता आया है। सदियों से, जो हम कहते हैं ना, यूरोपियंस व्यापार करने आए। यूरोपियंस साउथ साउथ अफ्रीका के को टच करते हुए आए। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से निकल के मेडागास्कर के साइड से, बीच में से निकले। मैप देखा करो, एटलस जा जा देखना ना, उधर से निकले। पहले ना ये अंग्रेज लोग यूरोप से क्रॉस करके आते थे, कॉन्टिनेंटल यूरोप से ही आते थे। यही रास्ते बने हुए थे आने के। ये रास्ते ना बीच में गड़बड़ हो गया, जब रोमन एम्पायर ढह गया। उसके बाद जो और राजा वहां पे आए गद्दी पे, ओटोमन एम्पायर ढह गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये रास्ते, ट्रेड रूट्स उनके बंद हो गए, और लूटपाट टाइप शुरू हो गई ज्यादा। तो अंग्रेजों को नए ट्रेड रूट्स खोजने थे। वो ट्रेड रूट्स खोजते खोजते अंग्रेजों ने ये रास्ता पकड़ा, ये साउथ अफ्रीका, ये मेडागास्कर, ये केप ऑफ गुड होप। यहाँ से आते आते केप ऑफ गुड होप इसको इसलिए कहते हैं, यहाँ जाके उनको उम्मीद बनी कि हम आ रहे हैं, बस आ गए, इंडिया के पास आ गए। तो इंडिया को खोजते हुए आए, उस सी रूट से। इंडिया खोजा हुआ था उन्होंने पहले ही, तब ये लैंड रूट से आते थे। लेकिन तब ओटोमन एम्पायर टूट गया। ओटोमन एम्पायर की स्टोरी सुनाऊंगा कभी मैं आपको। वो टूट गया, उसके बाद फिर उनको सी रूट चाहिए थे, तो वो इस रास्ते से आए। तो ट्रेड तो कब का था, 1200 1100 तब से ट्रेड चलते आ रहे हैं, उससे पहले से भी। हम पुरानी स्टोरी में सुनते नहीं थे, एक व्यापारी था, वो व्यापार करने आता था। या बचपन में ये सुनते, अफगानिस्तान से पठान आता था, खान आता था, वो मेवे लाता था, मेवे। मेवे होते हैं खूब अफगानिस्तान में। ये जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हो आप, दुनिया में सबसे ज्यादा मेवे वही होते हैं, ड्राई फ्रूट, और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया। बलूचिस्तान बहुत बड़ा फर्टाइल, मतलब उस ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से फर्टाइल टाइप एरिया है, और बहुत मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में।
तभी तो अमेरिका की नजर है बलूचिस्तान हथिया ले इसको, जैसे यूक्रेन को हथियाने की बात थी, है ना। ये वाला एंगल। कहाँ से शुरू, क्या बात कर रहे थे। हाँ, ट्रेड। तो ट्रेड तो दुनिया की जरूरत है। एक दूसरे की जरूरतें ऐसी तो पूरी होंगी, तुम्हारे पास ज्यादा है मुझे दे दो, ये तुम बहुत बढ़िया बनाते हो, तुम्हारे तो डॉक्टर ही बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ भेज दो ना। यही तो ट्रेड है, गुड्स एंड सर्विसेज का। हाँ, दैट इज ट्रेड, है ना। तो जो चीजें कम होंगी वही तो मंगाएंगे, जो ज्यादा होंगी वो भेजेंगे। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अमेरिका से लगभग, आप मोटा मोटा तौर पे मानो कि जितना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हर साल $100 बिलियन हम सरप्लस रहते हैं। ट्रेड सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये होता है हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। हम्म। एक्सपोर्ट ज्यादा करना ये अच्छी बात है। एक्सपोर्टिंग नेशन होना अच्छी बात है या इंपोर्टिंग नेशन होना अच्छी बात है। जल्दी नहीं करना, बोलने की जल्दी नहीं करना। सोच लो, सोच लो। इम्पोर्टिंग सर। सोचते रहो बेटा, सोचते रहो। उधर ना देखो, छोड़ो। छोड़ो, वो अलग है। अब सुनाओ। इतना क्यों डिटेल में जा रहे हो, वन लाइन आंसर है। अगर क्यों लगाते हो, ये काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। यूपीएससी ही चाहती है। जो पूछा है सीधी बात बताओ ना, दाया में क्यों भटक रहे हो। ये नाम क्या है आपका। नाम सर कमाल बच्चा, नाम तो पूछे ना। पैदा हुआ पापा कहते नाम ये रखना है, दुनिया याद करे नाम। पापा ने ये नाम सोचा सिकंदर सिंह। मम्मा कहती नहीं भी ऐसे सिकंदर वाला नाम नहीं रखना, ये कोई बाहरी से आक्रमण करने थोड़ी आए इंडिया पे। तो मम्मा ने बोला नहीं, इसका नाम रखना गुरप्रीत सिंह, गुरु के साथ प्रीत लगे। तो बड़ी चर्चा हुई, दादी ये बोली ये नाम वो नाम। पर फिर हमने सोच समझ के रखा, नाम मेरा रमन रखा। वो भाई क्या कहानी सुना रहा है, सीधा बता नाम मेरा रमन है, मैंने क्या लेना। म- समझे, सुपरफ्लुइटी नहीं। सुपरफ्लुइटी होगी जो डिस्कशन में आएंगे, तो ध्यान रखना है। आप सुनते हो ना, 18-18 घंटे पढ़ता, दिन रात पढ़ते देखा हमने पड़ोस में। भाई साहब, जब से मैं बड़ी हुई हूं मैं इनको भैया को पढ़ते ही देखा है। प्रीलिम्स पास नहीं हुआ कभी। 5 साल हो गए मुझे पढ़ते देखते इनको। पूरा मोहल्ला डरा रखा है इन्होंने। सारे मोहल्ले के पेरेंट्स इनका एग्जाम्पल देते हैं, भाई उसकी तरह पढ़ो। ये एग्जाम्पल किसी ने दिया, उसकी तरह पेपर पास करो। जो 5-7 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और प्रीलिम्स पास नहीं हुआ, क्या चाहिए। जरूरत किस बात की है, जरूरत किस बात की है, उनके पास जाएं, उनको हिलाएं अच्छे से। भाई साहब कहाँ, कौन से प्रोजेक्ट पे लगे हो, या तो समझ नहीं आ रहा आपको जो आप कर रहे हो। यूपीएससी चाह रही है जो, वो आप नहीं समझ पा रहे थे। कुछ तो गड़बड़ सीरियस कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सीरियस गड़बड़ चल रही है कुछ ना कुछ। ये गड़बड़ें होती हैं। जब बच्चा बाहर आता है आंसर लिख के मेंस के, कहता है सर मैंने ये लिखा वो लिखा कमाल कर दिया। हमें समझ आ रहा होता है ये कमाल नहीं करके आया, गड़बड़ करके आया। पूछ कुछ रहा है, कहानियां कहीं चले जा रही हैं। तो शुरू से ये बात ध्यान रखनी है, प्रिसाइज। प्रेसी राइटिंग जो स्कूलों में बच्चों में हमें सिखाई जाती थी, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। प्रेसी राइटिंग क्या होती है, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ज्यादा बात, बात को छूटे भी ना, शब्द भी कम। यूपीएससी का हर क्वेश्चन वर्ड लिमिट के साथ आता है जनरल स्टडीज में। और जो क्वेश्चन वर्ड लिमिट के साथ नहीं आते वो टाइम लिमिट के साथ आते हैं, वो उनकी वर्ड लिमिट अंडरस्टूड होती है। आपने टाइम ज्यादा लगाया और वर्ड ज्यादा दिए, आप गए।
आप गए। तो ये बात शुरू से याद रखनी है, अप्रोच भी वैसी रखनी है, पढ़ते हुए भी वही बात ध्यान रखनी है। ये बातें बाद की नहीं है कि जी तो बाद में देख लेंगे आंसर राइटिंग राइटिंग कैसे होता है, फिर देख लेंगे क्या चाहते हैं, बोले ये तो पढ़ लें, हिस्ट्री तो पढ़ लें। अरे हिस्ट्री पढ़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ऊपर के लेवल है ना। तो अब असली मुद्दे पे आते हैं। एक्सपोर्टिंग कंट्री होना अच्छी बात है या बुरी बात है? कैसे? अपने लोगों को ज्यादा चीजें मिलती हैं। आपका एंगल भी ठीक है, अब दूसरे एंगल से सोच रहे हो। जो देश जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसका मतलब उतना रिच टाइप है, सरप्लस कंट्री है जनरली, ब्रॉडली। अब अंग्रेजों के जमाने में हम एक्सपोर्ट करते रॉ मटेरियल, तो हम अच्छे कंट्री नहीं हुए ना, रिच टाइप नहीं हुए। इंडस्ट्रियलाइज होना जरूर अच्छी बात थी उस जमाने में। जनरली एक्सपोर्टिंग कंट्री होना स्ट्रेंथ का सिंबल है। चाइना खूब एक्सपोर्टिंग कंट्री है, अमेरिका खूब एक्सपोर्टिंग कंट्री है। हम बार बार जो बातें करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, कॉमर्स मिनिस्टर अमेरिका के पास जा रहे हैं, ट्रेड डील, ट्रेड किस लिए ट्रेड डील हो रही है? भी मैं एक्सपोर्ट करना है, ज्यादा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। और कई ने बार डिस्कस कर रहा था आपके साथ, 91 का जो क्राइसिस आया वो इस कारण ये तो आया, हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे। तनिषा जितना हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतने डॉलर आएंगे। दुकान खोल के बैठे, सामान बिकना तो चाहिए। सामान ही नहीं बिकेगा तो बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे? रोज घर जाते हैं, लटका मुंह लटका के, बीवी कहती है कुछ कमाया नहीं आज, कुछ सामान नहीं बिका। अरे बच्चों की फीस आ गई, पिताजी की बीमारी आ गई, कहां से? तो हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर्स कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तभी तो अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, है ना। ओहो एक्सपोर्ट तो खूब करें, पर अपने पास सब सामान हो, हमें कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, ये तो और बड़े मजे हो जाएंगे। भाई 100 रुपए का सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, 100 का ही इंपोर्ट करना पड़ता है, काम नहीं चलता, तेल मंगाना पड़ता है। क्या फायदा हुआ? मजा ही नहीं आया। अगर 150 का एक्सपोर्ट करें, 100 का इंपोर्ट करें, 50 रुपए बच गए। हाँ 50 रुपए से सड़कें बना लेंगे हम, बढ़िया। तो एक्सपोर्टिंग सरप्लस कंट्री होना अच्छी बात है, अच्छी बात है। Every country in the world today is striving for exports, exports, and exports to become export surplus, trade surplus. Every country wants to be trade surplus because trade, being trade surplus, would generate enough of dollars, and these dollars can be used for importing some other commodities which a particular country does not produce. हम तेल नहीं पैदा कर सकते, नहीं है हमारे पास भंडार सेडिमेंट्री रॉक्स वाले जहां से तेल निकले। तो हम क्या करेंगे? हम क्या, अरे सऊदी अरेबिया तू दे दे हमें, तेल दे दे, तेल दे दे। ओके दे देंगे, दे देंगे, लाओ डॉलर दो, डॉलर दो, डॉलर। हम कहते रुक जा भैया, अमेरिका को एक्सपोर्ट किया हुआ है माल, डॉलर आने वाले हैं, तुझे दे देंगे। सऊदी कहते सही है भाई, फिर हम दे देंगे आपको तेल। अगर कुछ एक्सपोर्ट ही ना करें सऊदी को, डॉलर आए ना, तो सऊदी, कतर, कुवैत से क्या तेल लेंगे हम? 91 में यही तो हुआ था। तो अब हम क्या करके बैठे हैं? 700 बिलियन डॉलर्स का खजाना लेके बैठे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी मुद्रा का। ये कितना होता है 700 बिलियन डॉलर? 1991 में क्राइसिस के टाइम ये लगभग 8-9 बिलियन डॉलर रह गया था, जब हम भयंकर क्राइसिस में, संकट में आ गए थे। इतना होता है ये। तो अब तो हम सही है, अब तो 2 साल का इंपोर्ट का पैसा रखा अपने पास। मतलब हम, हमारा सारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाए, हर देश बोले इंडिया तुझसे सामान हमने नहीं खरीदना, तो 2 साल हम सरवाइव कर सकते हैं इंपोर्ट से, तेल मंगा मंगा के। तेल नहीं रुकेगा हमारा, इतना पैसा है अपने, 2 साल। अब उस जमाने में अपने पास 5-7-10 दिन का ही पैसा बचा था। तो भयंकर क्राइसिस है ना। गाड़ी रिजर्व में चल रही है, कभी भी बंद हो सकती है, पेट्रोल डलवाओ जल्दी से, पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं था, गाड़ी रुक जाती तो क्राइसिस।
बीच अंधेरे में फैमिली के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी रुक गई है, भगवान, क्राइसिस, संकट, पैनिक, डर गए, कोई बाइक वाला जाता देखते डर जाते हैं भैया, डर गए। वो हाल होना था अपने देश का, अपनी इकोनॉमी का। शुक्र है आईएमएफ आया। कल मैं बता रहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारी मदद करने को आया। मदद वैसे नहीं करेगा ये। मैंने बताया कि दो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड बैंक, एक आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक देता है सॉफ्ट लोन्स, पल्स पोलियो अभियान वाले टाइप, डेवलपमेंट के लिए। आईएमएफ बोलता है भैया जब तुम करेंसी क्राइसिस में फंस गए, अपनी करतूतों से तुमने अपना सिस्टम खराब किया है, तब मैं आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने, और ऐसे नहीं करूंगा। तगड़े तगड़े टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगे, ब्याज देना पड़ेगा। तो आईएमएफ देता है हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर लोन, ब्याज लेता है ज्यादा। हमने बोला दे देंगे ब्याज, तो तेरा क्या भरोसा है इंडिया, तू लूटा पुटा पड़ा है, तू कहां से देगा ब्याज, तो कहां से आएगा तेरे पास पैसा, है नहीं। 200 टन सोना गिरवी रखा, ये ले ले, दे दे पैसा, डॉलर दे दे। तो आईएमएफ कहता है चलो ये भी तुमने गिरवी रख दिया, मैंने अब तुम्हें दे भी दिए, 1-2 साल तुम्हारा काम चल भी जाएगा, आ गई, फिर क्या करोगे। रूट में, जड़ में जाओ ना, तुम फंसे क्यों हो, मरे क्यों हो। तो समझ आया कि मरे क्यों हैं। हमने रखी अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। वो क्या होता है, क्लोज्ड है भैया हम नहीं आने देंगे बाहर से किसी को। किसको, विदेशी कंपनी को, मैकडी को, बरिस्ता को, बीएमडब्ल्यू को, वोडाफोन को, इंश्योरेंस कंपनीज को हम नहीं आने देंगे। अपने देश में देख लेंगे, हम अपना काम चला लेंगे। दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। कंजर्वेटिव है हम, ना 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 ना, भागो भागो भागो, कंजर्वेटिव। तो आईएमएफ कहता है भैया अपनी इकोनॉमी को खोलो, बाउंड्रीज खोलो, बैरियर्स हटाओ। बैरियर्स दो तरह के होते हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, आगे देखेंगे। तो बाधाएं, व्यापार में बाधाएं दूर करो, तुम अच्छी कंपनियां बनाओ। नहीं हमसे कहां बनेगी, तो विदेशी कंपनियों को आने दो, विदेशी कंपनियां आएंगी, माल बनाएंगी। हाँ आईएमएफ ठीक चल रहा है तो भैया। आईएमएफ क्या है, अलग अलग विदेशों, दूसरे देशों का ग्रुप है, फंडिंग करते हैं। फंडिंग ऐसी थोड़ी करेंगे, सेवा थोड़ी कर रहे हैं हमारी। आईएमएफ के थ्रू घुस गई कंपनियां विदेशी। हाँ इसलिए आईएमएफ है। ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी क्यों बनाया था, ताकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मेरे चंगुल में रहे। अब कह रहे हैं नाटो पे 5% डिफेंस स्पेंडिंग करो, नाटो कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग क्या करो, हथियार खरीदो। हथियार कौन बेचेगा, हम है ना, हम बेचेंगे। इंडिया के लिए भी मौका है, इंडिया भी डिफेंस इक्विपमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर अपने आप को इस लायक बना ले कि ढंग के हथियार बना ले, तो इंडिया को भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिलने वाली है यूरोपियन कंट्रीज की। सबने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी है। भाई पता लगा वहां पे शादी चल रही है, बच्चे आए हैं खूब आइसक्रीम खाएंगे, तो आइसक्रीम की रेडी लेके पहुंच जाए, बच्चे बाहर निकलने के, पापा पापा आइसक्रीम दो। सेम सिचुएशन है यूरोप में। अब डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड आने वाली है, तो इंडिया तुम्हें तगड़ा हो जा, अच्छे वाली आइसक्रीम लेके पहुंच जा, देसी आइसक्रीम ना लेके जा, कुल्फी चुस्की वो नहीं खाएंगे। तो क्वालिटी के हथियार बनाएगा तो तुझसे फिर क्वालिटी और सस्ते, नहीं तो अमेरिका के मजे हो जाएंगे। तो देखो, रशिया यूक्रेन लड़ाई से फायदा किसको हुआ, यूरोप वाले डर गए, रशिया आ जाएगा अटैक करेगा। ट्रंप ने बोला भाई बढ़ाओ डिफेंस बजट, खरीदो हथियार। किसके खरीदे, आ जाओ मैं देता हूँ। माल किसके पास है, अमेरिका के। सही है, तो बड़े सियाने हैं तरीके। वैसे दुनिया का पीस नोबेल प्राइज मांगता फिरता है, कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज दो, ट्रम्प भाई साहब, है ना। तो क्लोज इकोनॉमी। तो आईएमएफ कहते हैं भैया इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, तनिषा समझते हो लिबरलाइजेशन का मीनिंग। पापा लिबरली हैं अपने बहुत ज्यादा, कहता घूमो फिरो ऐश कर। लड़की होके भी रात 12 बजे घर आती है, पापा कहते ऐश कर बेटा, ऐश कर, तू मुझसे सियानी है, मुझे पता है तेरा, ऐश कर।
नहीं मेरे पापा, शाम होते हैं अंधेरा होता है, कहाँ रहेगी कहाँ रहेगी कहाँ रहेगी, टेंशन में आए थे। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, लिबरल, इस तरह देखना है। तो जब हम कंजर्वेटिव थे किसी को अपने घर में नहीं आने देते थे, अब हम लिबरल हो गए, उन्हें आओ आने दो, सबको आने दो, सबको आने दो। जब सबको आने दो मतलब क्या है, आ तो पहले भी सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल रवि शास्त्री का दिया था, गाड़ी ला तो सकता था ऑडी, पर टैक्स इतना ज्यादा लग जाना था। अब हमने टैक्स हटा दिए, आ जाओ कोई बात। देखो, कल आप जो बात कर रहे नोट फाड़ के, पुरानी फिल्मों में जो विलेन होता था वो कौन होता था, क्या काम करता था? ब्लैक मनी, शाबाश, हथियार वगैरह। पुरानी फिल्म को याद करो, आपने दीवार देखी है? दीवार, अमिताभ बच्चन, उसमें विलेन काइंड ऑफ अमिताभ बच्चन ही था, या बाकी उसके, वो क्या काम करते थे? अमिताभ बच्चन ने क्या काम था दीवार पिक्चर में? ध्यान नहीं? कोई और पिक्चर याद करो। डॉन, डॉन में अमिताभ क्या करता था? कोई भी पुरानी पिक्चर याद करो। उसके कारण किसी को क्या है, लीगल के पुरानी फिल्म यही होता था, मोना, सोना, यही होता था। सोना आएगा, तुम सोना देना, ये पकड़ना, ये एक्सचेंज होते थे। रात को फलाने डॉकयार्ड पर सोना उतरेगा, डाबर तुम जाना सोना लेके आना। डाबर जाएगा, वो टॉर्च से ऐसे इशारे करेगा, टक टक टक, आ गई आ गई बोट आ गई, फिर उतरेंगे, नोट फाड़ के देंगे, सोना आएगा जाएगा, या सामान उठाएंगे। उनको पूछो भाई साहब, ये रात को क्यों आ रहे हो तुम, दिन में क्यों नहीं आते सोना लेके? वो सोना तुम ले रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, चोरी करके तो ला नहीं रहे। तुम सुबह 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 क्यों नहीं आते ब्रेकफास्ट के टाइम? स्मगल कर रहे हैं। स्मगलिंग क्या होती है ना? टैक्स चोरी, दैट इज स्मगलिंग। ऐसा नहीं कि ड्रग्स लेके आते, वो देखो उस जमाने में ड्रग्स का तो सीन ही नहीं था, लाते सोने ही थे। तो कितने टैक्स की चोरी करते थे, 10 15 20%। करोड़ रुपए का सोना बाहर से लाए, तो यहाँ पे उनको वो सोना 1.25 करोड़ का बिकता होगा, 25 लाख का फायदा हो गया। 50 लाख का सोना, तो मतलब 10 15 20 लाख रुपए बचते होंगे, ऐसा कुछ सीन होता होगा। तो पुराने जमाने में विलेन वॉज स्मगलर। उससे और पीछे चलो, 60s में चलो, 60s की मूवी अगर आपने देखी, मदर इंडिया, मदर इंडिया में विलेन वॉज सुखी लाला। सुखी लाला क्या काम करता था? उसने जो सुनील दत्त थी, उसकी माँ थी नरगिस दत्त, उसके सारे जमीन कुर्की कर ली, उसके कंगन गिरवी रख लिए, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, ऐसे टाइप काम करता था। लाला वॉज द मेन विलेन। क्योंकि 50s 60s का टाइम है, देश का सिस्टम ऐसा, गांव में जो ऊंचा जमींदार होता था वो सूद करके कर लोगों को बहुत शोषण करता था। ही वॉज द मेन विलन। आम गांव वालों को कोई और विलेन स्मगलिंग से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने तो ये लोकल जो हमारा जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड आ गया, उसके लठैत आ गए, गुंडे आ गए डंडे लेके, जमीन खाली करवा ली, फसल उठा के ले गए, है ना? या कोई कास्ट सिस्टम होता था, ऊंची जाति नीची जाति के झगड़े टाइप, ये फिल्में बनती थी। 70s आते आते स्मगलिंग की तरफ जोर चल पड़ा। 91 के बाद से आपने कोई मूवी में स्मगलर नहीं देखा होगा, रेयरली को देखा होगा भी तो पुराने हैंगओवर्स होंगे। आजकल किसी मूवी में आप स्मगलिंग स्मगलिंग लेना देना ही नहीं है। क्यों? आज जाओ दुबई घूमने, मॉल में जाओ, जितना मर्जी सोना ले आओ, जितना मर्जी, मतलब ऐसे ही उतना मर्जी नहीं, कमर्शियल क्वांटिटी ना, अपने यूज के लिए 2 4 5 लाख का तो ले आओ। या रीजनेबल लिमिट तक, आप कहीं भी बाहर जाते हो सामान ले आते हो, कोई रोक टोक ही नहीं है। लोग जाते हैं बाहर से लैपटॉप आईफोन ये वो थोड़ा बहुत लाख 2 4 5 लाख का सामान ले ही आते हैं। तो स्मगल करने की क्या जरूरत है ही नहीं। हमने वो बैरियर्स खत्म नहीं करते, हमने बोला ले आओ लैपटॉप भैया, हम तो टैक्स लगा ही नहीं रहे आपके ऊपर। तुम आईफोन ले आओ, तो सोने की चेन ले आओ, हम तो कहाँ टैक्स लगा रहे हैं। तो स्मगलर की दुकान बंद हो गई, धंधा बंद हो गया, स्मगलिंग खत्म हो गई। टैरिफ हट गए या कम हो गए, इसीलिए तो बाहर की गाड़ियां आने लग गई,
इसलिए तो बाहर का सोनी टीवी आने लग गया, एलजी आने लग गया, एलजी ने धूम मचा दी इंडिया में। एलजी टीवी आया घर घर में, तो एलजी ने कलर टीवी का एक्सपीरियंस दिया इंडियंस को। एलजी सोनी, वही एलजी सोनी पहले 91 से पहले लाते 2-3 गुना महंगे होते थे। आदमी उधर है ना भैया, कौन कलर टीवी देखेगा भैया। जब ये चीज यहाँ आएंगी सस्ती होंगी, टैरिफ नहीं लगे तभी सस्ती होंगी, तभी घर घर पहुंचेंगी। और जब एलजी सोनी आ गए, इससे पहले हमारे देश में कौन से टीवी चलते थे? बेलटेक, टेक्सला, प्योर शुद्ध देसी हिंदुस्तानी, कोई ढंग का टीवी नहीं। सबकी दुकानें बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दिखते ही नहीं। अब नाम तुमने शायद पहली बार सुने होंगे, ये बहुत फेमस ब्रांड्स होते थे उस जमाने में, सब खत्म हो गए, बंद हो गए। टॉयज, 91 से पहले टॉयज एंड पोस्ट 91 टॉयज, हैमलीज, एक हैमलीज टॉय, हमारे से आदमी जाके हिल जाते थे, ये भी टॉय हो सकता है। हम लोगों तो सारी जिंदगी अपनी वो डमरू छनकने इनमें निकाल दी, बोले ऐसे टॉयज भी होते हैं, क्रिएटिव टॉयज भी हो सकते हैं। और बाहर की कंपनियां आके यहाँ शोरूम खोल रही हैं। अरे वाह, तो हमें तो बाहर का बढ़िया बढ़िया सामान दिख रहा है। यस, पर हमारी टॉय वाली फैक्ट्रियां कंपनियां कहाँ गई? बंद हो गई, तो घटिया गई, बंद हो जानी चाहिए थी। तो हमारे देश के लोग, धंधा काम धंधा उजड़ गया। हाँ, पहले क्या कर रहे थे हम लोग? प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी कंपनियों को, प्रोटेक्शनिज्म था, संरक्षणवाद, प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन दे रहे थे, बचा रहे थे अपनी घटिया खिलौनों की फैक्ट्रियों को। किसके आक्रमण से? हैमलीज के आक्रमण से। अब हमने बोला तुम चिंता ना कर हैमलीज, तू आ जा, ये बेचारे मरते हैं तो मरने दे, या ये छोटे 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 मिल के इकट्ठे होके बड़े हो जाएं, बड़ी कंपनी बना लो, हैमलीज का मुकाबला कर लो। तो फिर उससे क्या होगा? हमारे देश में एक बड़ी खिलौनों की कंपनी बनेगी हैमलीज को देख के। अरे तो अच्छा हुआ बाहर से कंपनी आई, सिखा के गई कुछ। अब ऐसे ही बाहर से बैंक आ गए, सिटी बैंक आ गया, अच्छे अच्छे बैंक आ गए, विदेशी बैंक। जब बाहर से विदेशी बैंक आएंगे, बहुत पैसा लेके आएंगे, अच्छे अच्छे शोरूम्स में बैंक्स खोलेंगे, एसी चल रहा हो, आते कॉफी सर्व करेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां आपको बोलेंगे हेलो सर हेलो, आदमी खुश हो जाएगा, खाता यही खोलना है। नहीं तो देश का बैंकिंग एक्सपीरियंस क्या था? हमारे लोकल शहरों में जो बैंक होता था, बैंक के अंदर घुसते ही बैंक बुरी तरह से स्टिंक करता था, बदबू आती थी पेशाब की, हमने खुद फील किया है। अभी भी जो सरकारी बैंक हैं छोटे शहरों में, बहुत ही बुरा हाल है। कौन जाएगा वहां खाता खुलवाने? और बैंक मैनेजर ऐसे धोस जमाता जैसे थानेदार हो, लाइन में खड़े रहते हैं लोग, हमारा पैसा ले लो, जमा कराने के लिए लाइन में। और वो जो भाई साहब काउंटर के पीछे बैठे, वो आराम से मस्त है, चाय पी रहे हैं। शर्मा जी रात में फिर ना पनीर मजा नहीं आया, दुनिया भीड़ में लाइन में खड़ी है, गर्मी में मरे जा रही है, एसी वेसी तो बहुत बड़ी बात होती थी, एसी कहाँ होते थे, बदबू में खड़े हैं, मरे जा रहे हैं, शर्मा जी अपना रात के शाही पनीर की बात कर रहे हैं, नोबडी बोदर्ड। फिर आए मल्टीनेशनल बैंक्स, पब्लिक ने देखा ये कहाँ पे इंडियन पागल लोग हैं, कौन इनके चक्कर में लाइन में खड़ा होगा, खाता खोलने के लिए 15 दिन लगा देते हैं। प्राइवेट बैंक्स आए, बोलते सर चिंता ही नहीं करो, आप सोचो सही आपने अकाउंट खुलवाना है, आपने बोलना नहीं है किसी को कि मैंने अकाउंट खुलवाना है, आपने मन में सोचना है, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आईसीआईसी में अकाउंट खुलवा लो। पता नहीं कम वक्तों को कहाँ से पता लग जाएगा, आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी, टेलीपैथी काइंड ऑफ। और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आपके घर आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अकाउंट खुल गया आपका, अब 4 दिन में आपको अकाउंट बुक ये वो मिल जाएगी, ना ना ना, पहले पकड़ो अकाउंट बुक, चेक बुक, कार्ड शार्ड ये लो। अरे वाह, क्या जबरदस्त सर्विस। पैसा जमा कराने आप फोन करो, घर आ जाएगा, पैसा ले जाएगा आपके बैंक में डालने के लिए। और आप बैंक जाओगे तो इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे जी, आपको लगे पैसे 1000 रुपये जमा कराने थे, 100 की तो कॉफी पिला दी उन्होंने, सही बंदे हैं। और वो काटेंगे अच्छे से, ये टैक्स वो टैक्स, ये चार्जेस वो चार्जेस। फिर आदमी कहता कोई बात नहीं, वो तो फैसिलिटी दे रहे हैं।
उनको देख देख के हमारे वाले बैंक भी सुधरने की बात करेंगे, पर इतने बुरे हाल हैं हमारे बैंकों के, वो सुधर ना पाएंगे। सरकारी हैं तो क्या करें? सबसे पहले ये सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में दे दो। तो सरकारी का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। इनको कर दो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हाथों में दे दो। प्राइवेट हाथों में दे दो या प्राइवेट लोगों को बोलो तुम खोलो बैंक, ये विदेशी बैंक का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। तो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, फलाना बैंक, प्राइवेट बैंक आ गए अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया शोरूम्स हैं, बढ़िया बढ़िया बैंक, बढ़िया बढ़िया लोग, टाई वाले लड़के, टाई वाली लड़कियां, अरे वाह क्या बात है। मल्टीनेशनल कंपनियों में लड़कियों को बैंक जॉब लेने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एक क्वालिफिकेशन ये भी चाहिए, शुड बी गुड लुकिंग, प्रेजेंटेबल, हेलो सर। बिजनेस तो यहां से आएगा, ओनली आफ्टर बिजनेस। हमारे जमाने में मैनेजर, मैंने बताया, महान आदमी होता था मैनेजर। हमारे एक अंकल होते थे, वो मैनेजर थे, वो घर आते ऐसे लोग थानेदार आ गया, महान आदमी है। आजकल प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं? काम देंगे, खाता, प्राइवेट बैंक वाले काम है खाता खोलने का, सैलरी देंगे नहीं। जब खाते जितने खोलोगे उस इंसेंटिव मिल जाएगा। कार्ड बना देंगे आपका अच्छे वाला, कार्ड पे लिख देंगे असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव। आदमी सोचता है एग्जीक्यूटिव कोई इंग्लिश सा नाम है, खुश, पोस्ट मिल गई। पोस्ट के दीवाने हैं हिंदुस्तानी। बच्चा फोन करेगा माँ को, माँ नौकरी मिल गई, क्या बनाया बैंक ने? मैनेजर असिस्टेंट। मैनेजर असिस्टेंट तो सुने नहीं, कि माँ मैनेजर पकड़ लेगी। माँ पूरे मोहल्ले में गा दी, मुंडा मैनेजर बन गया। रिश्ते आने शुरू। वो मुश्किल से 15-20 हजार कमा रहा है, पकड़ पकड़ा के शादी हो जाएगी फटाफट। लड़की वाले भी देखेंगे, वो होगा ठीक है मैनेजर, मैनेजर, बस करो करो करो, हो गया। वो 2 3 4 5 साल बाद वो समझ आएगा मैं कहाँ फंस गया, ये तो प्राइवेट वाले खून चूस रहे हैं मेरा। प्राइवेट तो आई है प्राइवेट प्रॉफिट कमाने के लिए, उसका तो काम ही प्रॉफिट कमाना है, तो इनके झांसे में तो नहीं आने का। हाँ, तो क्या करने का? अपने आप को मजबूत करने का। इनको देख के इनकी अच्छी चीजें ले लो और फिर अपने आप को मजबूत करो। तो क्या करें? अपने यहाँ के प्राइवेट बैंकों को बराबर डालो टक्कर लेने के लिए विदेशियों की। तो अपने यहाँ भी ये जो प्राइवेट बैंक्स अब बड़े हो गए, मजबूत हो गए, तगड़े हो गए। यस, हमने जानबूझ के तगड़ा किया, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल पड़े। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी बोला तुम भी आ जाओ बैंक खोल लो। रिलायंस खोल ले बैंक, रिलायंस तैयार बैठा है बैंक खोलने को, खुलने वाला है, अप्लाई किया हुआ है। बजाज, बजाज फाइनेंस होता है, वो बैंक खोलने वाले हैं। तो बजाज साहब का बैंक हो जाएगा, रिलायंस का बैंक हो जाएगा। यस, ऐसे ही चलेगा। तो इस तरह से हम लिबरलाइजेशन तो हमने की, प्राइवेटाइजेशन करना हमारी मजबूरी हो गई क्या? इससे हम दुनिया के साथ जुड़ गए, ग्लोबलाइजेशन हो गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब सारे बैरियर्स हट गए, पूरी दुनिया एक गांव बन गई, ग्लोबल विलेज। गुड्स पे, गुड्स की मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली गुड्स। ध्यान दो थोड़ा और, उतना कंसिडर नहीं कर रही, और करो। ICICI पकड़ ली बुक आज? हाँ, बस एक दो दिन पढ़नी शुरू करोगी और अपने आप मन रमने लगेगा। रमाना है मन इसमें, है ना? हाँ, रमेगा तो बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। और नहीं रमेगा, आनंद नहीं आएगा। 4 फ्लोर जय माता दी करते हुए आते हैं, ये चढ़ना आसान नहीं होता। फिर आदमी सोचते सर आज रहने दें क्या, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज सर मौसम ऐसा है, आज वहां जाना है, छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। जब तक सुबह उठ के आपके अंदर एक फायर रहती है कि क्लास लगानी है या काम की बातें सुननी है, इसका मतलब ठीक चल रहे हो। जिस दिन ये होने लगे, मतलब गड़बड़ होनी शुरू हो गई, खुद ही सिम्टम्स अपने आप खुद ही। इसलिए मैं आपसे यही पूछता रहता हूँ कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, वे आइडिया लगता रहा, सिम्टम्स ठीक है। डॉक्टर वाला हाल है भाई, सिम्टम्स चेक कर लो, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा 4 दिन हो गए कोई बच्चा बोले पेपर नहीं पढ़ा,
गड़बड़ की तरफ चल रहा है ना। एक आध दिन तो समझ आता है कहीं बाहर गए मिस हो गया, 2 3 4 दिन हो गए पेपर नहीं पढ़ा, तो फिर गड़बड़ चल रही है भाई, फिर वो फायर ही नहीं अंदर। नहीं तो फायर रहती ना, आज क्या हुआ देखें सही, कल तो ये हुआ था, आज क्या किया इन्होंने तुम वक्तों ने, ऐसा टाइप। ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स, सर्विसेज, ओनली सर्विसेज। जब पूरी दुनिया एक गांव बन गई तो गांव में कहीं भी जाऊं कोई रोकेगा? और पीपल भी होनी चाहिए। हमने अचीव कर ली ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक एंड नहीं है कि हो गई ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि पूरी दुनिया मिल गई है, एक जुड़ गई होगी, कोई ना कोई छोटी मोटी बाधाएं रहेंगी और हम उस प्रोसेस में रहेंगे हमेशा। भाई मैं चाहूं तो आज अमेरिका जा सकता हूँ बिना वीजा के, अमेरिका बोले ना 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 भाई तू भाग, तू दूसरे देश का है। भैया ग्लोबलाइजेशन है यार, हम सारे एक गांव के तो हैं। वो तो बैठ जाओ, तो क्रिमिनल है। मैं आईटी वाला हूँ, आईआईटी, ओके आजा आजा। तो पार्शियल ग्लोबलाइजेशन टाइप है, थोड़ी फिल्टर करके अपने हिसाब से अपने मतलब से। फुल ग्लोबलाइजेशन कैसे होगी, दुनिया आ रही है जा रही है, घूमो फिरो खाओ पियो जहां मर्जी। न्यूयॉर्क भी अपना है और न्यू दिल्ली भी अपना है, फिर है ग्लोबलाइजेशन। हाँ है तो सही, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, क्लास डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है सोसाइटी में, देश में, दुनिया में। यहाँ के लोग वहां चले जाएंगे, वहां के तो गड़बड़ भी तो हो जाएगा। कुछ लॉ एंड ऑर्डर तौर तरीका भी तो होना चाहिए। इटली में पीछे एक न्यूज आई थी, एक सिटी के लोगों ने टूरिस्ट के लिए अपना सिटी बंद कर दिया, इतने टूरिस्ट आ गए। दुनिया तरसती है हमारे यहाँ टूरिज्म हो, टूरिज्म हो, है ना। हमारे यहाँ टूरिज्म हो, टूरिज्म, ऐसा क्यों सोचेंगे हम? ऐसा आएगा, घूमने आओगे तो होटल में रहोगे, खाओगे पियोगे, कुछ देके जाओगे, टूरिस्ट कुछ लेके तो नहीं जाएगा। ले जाएगा ताजी हवा, फालतू है अपने तो ले जाए भैया। और विदेशी टूरिस्ट आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे। हाँ, मोदी भी इंडिपेंडेंस डे लाल किले से जब भाषण देते हैं 3 4 साल पहले, उन्होंने भाषण में ये बात बोली कि भारत घूमो बहनों भाइयों, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। यस। अब इटली वालों ने टूरिस्ट के लिए अपना सिटी बंद कर दिया, मतलब बुरी तरह से परेशानी हो गई होंगी। नहीं तो किसको बुरे लगते हैं डॉलर्स आते। तो आसान भी नहीं है चीजें ना, एक एवर कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन भी ऐसे है, लिबरल हो रहे हैं हो रहे हैं, अभी हम पूरे लिबरल कहाँ हैं? होते तो हार्ले डेविसन को आने देते। हाँ हम लिबरल हैं भैया, पर देखना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, हमने बोला बेटी तो डिस्को पार्टी करके आ जा, पर ध्यान भी रखना पड़ेगा ना, हाँ बेटी किनके साथ है, ऐसे क्लासमेट है, ये ठीक है टाइम से आया कि नहीं। हाँ नहीं तो डांटना भी पड़ेगा ना, रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़े, नहीं कल तुम बहुत लेट आई थी आज रहने दे। तो लिबरलाइजेशन है, पर तरीके से है। तो देश भी ऐसे देखता है कि हम लिबरल होना है, पर किन वस्तुओं को लेके, किन चीजों को लेके, किन सर्विसेज को लेके, किन लोगों को लेके। रोहिंग्याज बांग्लादेश से आते गए घुस गए अपने देश में, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। अगर भैया क्या कर रहे हो यार, क्रिमिनली बहुत ज्यादा हो तुम तो, क्राइम ही बड़ा करते हो, तुम भागो यहाँ से। दैट इज एलपीजी, राइट। तो ट्रम्प के टैरिफ, प्रो ग्लोबलाइजेशन है या एंटी ग्लोबलाइजेशन है, सोचो। तनीषा बताएंगी कैसे? शाबाश। टैरिफ क्या हुआ, कल आप पूछ रहे थे, मैंने इसलिए बात छेड़ी है। टैरिफ क्या होता है? टैक्स करेगा कुछ चीज लाने की। मतलब अगर मैं आपको कुछ बेच रही हूँ तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे मांगते हम्म, पुराना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पुराने जमाने में 1600 के आसपास अंग्रेज आए तट पे, कोई व्यापारी आया,
मिडल ईस्ट से व्यापार करने, अपना माल झोला लेके आया, मंडी में आके बैठा, सामान बेच के चला गया, पैसा कमाया चला गया। हम बोले भाई कहाँ, मंडी में बैठने की जगह दी, तेरा सामान किसी ने लूटा नहीं, पुलिस को हमने डिप्यूट करके रखा, पानी पीने की सुविधा दी, वॉशरूम बना के दिया। ये कहाँ से आया पैसा? वॉशरूम बनाने के लिए जो पैसा खर्च हुआ, तुम्हारे लिए कुछ फैसिलिटेट किया ना चीजें हमने, कुछ देना हमें जो कमा रहा है, तो 2-4-5% दे। तरीका क्या है उसका? यही है, टैक्स दे, थोड़ा सा सेल्स टैक्स दे दे, जो बेचा उसका टैक्स दे दे। यही तो होता था सेल्स टैक्स, जिसको हमने अब जीएसटी बना दिया। तो तरह तरह के टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा सामान बनाता है, शराब, शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, उससे समझो आप। तो बड़ा बॉटलिंग प्लांट है, शराब की फैक्ट्री है, उसकी ब्रीवरी है, डिस्टलरी है, ऐसे कुछ, खूब शराब बनाता है। जैसे ही शराब की बोतलों का ट्रक बाहर निकलने लगता है, निकलते ही गेट पर जो टैक्स लगता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। सरकार कहती है ट्रक निकाल रहे हो, लाओ लाओ टैक्स दो। वो शराब वाला कहते किस लिए टैक्स है? मैंने सामान बनाया, मैंने प्लांट लगाया। सरकार कहती प्लांट लगाया, किसी ने आग लगाई इसमें? नहीं। कोई लूटने आया? नहीं। बिजली मिली? मिली। पानी मिला? मिला। सारी फैसिलिटीज मिली ना? हमें भी दे कुछ फैसिलिटीज। कैसे देंगे अगली बार तुझे? एक्साइज ड्यूटी। फिर वो गया बेचने किसी स्टेट में, अगले नेक्स्ट स्टेट में, स्टेट कहता है आ जाए, सड़क से गुजरा, शांति से गुजरा, किसी ने लूटा? नहीं लूटा। सड़क इस्तेमाल की, अच्छी सड़क मिली ना? ये तो गड्ढे में ट्रक आता है, गर गच गर गच, तेरी बोतलें टूट जाती। हाँ, बेच ले सामान आराम से, ला सेल्स टैक्स दे। सही है। तो ऐसे तो देश चलता है ना? तो ये सब टैक्स का तो तरीका पुराना है, सदियों से टैक्स से देश चलते हैं। ऐसे ही जब दूसरे देश से हमारे देश में सामान आता है, तो हम उस पर कुछ थोड़ा मोटा टैक्स ले लेते हैं। ये तो ठीक है, रीजनेबल, 2-4-5% टैक्स ले लिए, ठीक है भाई, तुम बेच रहे हो, थोड़ा दे दो हमें। लेकिन जब हम अपने देश में सेम प्रोडक्ट को बचाना चाहते हैं कि दूसरे देश से वो सामान हमारे देश में ना आ जाए, हमारे देश में मैंगोज होते हैं खूब, अमेरिका मैंगो उगाने लगे, अमेरिका का मैंगो बढ़िया, अल्फांसो, रसदार, मजेदार, नेचुरल, 20 रुपए किलो इंडिया की मार्केट में आ जाए, मान लो, तो इंडिया के 100 रुपए किलो वाले, 200 रुपए किलो वाले आम, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड मसाला वसाला भी खूब होता है, कौन खरीदेगा? हमें अमेरिका वाले। अभी भी अमेरिकन एप्पल आता है, बहुत जूसी टाइप, वो खाएंगे तो ये अपना देश रहने दो, वही दे दो। तो वो देसी टाइप एप्पल तो फिर बेचारा एप्पल ग्रोवर मारा मारा जाएगा। एप्पल ऑर्चर्ड वाले जो एप्पल की खेती करते हैं, आम की खेती करते हैं, मारे जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। स्टेट का, सरकार का ये काम भी तो है ना, उनको बेरोजगार ना होने देना, सबका ख्याल रखना। हाँ, सबका ख्याल रखते हुए अल्फांसो खिलाया तो जनता को। अरे खिलाया अल्फांसो के बिना भी रह जाते, लेकिन वो तो बेचारा मारा गया, उसका तो घर परिवार, आजीविका उससे चल रही थी। तो स्टेट को ये भी देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए स्टेट अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए उस पर टैरिफ लगा देते हैं। बैरियर हो गया एक तरह का, ये सामान हमारे देश में नहीं आना चाहिए, दैट इज बैरियर। tax tax kind of similar हाँ। मतलब इंटरनेट टैक्स तो उतना कुछ टमाटर टैक्स तो वो सिमिलर ही होंगे, बस टैक्स ज्यादा होगा। नहीं नहीं, मर्जी है, ज्यादा कम अपने हाथ में। टैक्स फिक्स होता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, इसको वो मत करो, कंफ्यूज मत। टैक्स टैरिफ एक ही बात है, ड्यूटी टैक्स टैरिफ अलग अलग शब्द है बोलने के। आप किसी होटल में रहने जाओ, रिसेप्शन में खड़े हो जाते हैं जब, तो मुझे भैया रूम है? रूम है। टैरिफ प्लान क्या है? वो रिसेप्शनिस्ट लड़की बोली सर ये देखो, ध्यान करो, टैरिफ प्लान बोलते हैं उसको। भी आप एक रात स्टे करोगे, 2 रात स्टे करोगे, पर डे पर नाइट इतने चार्जेस, ऐसे होता है, टैरिफ प्लान बोलते हैं। आप एयरटेल का कनेक्शन लेने जाओगे, टेलीफोन कनेक्शन, तो टैरिफ प्लान पूछते हो,
भैया इनकमिंग कितने की, आउटगोइंग कितने की, क्या डाटा क्या पाटा, ये सब बताओ हम। टैरिफ प्लान, टैरिफ, आने जाने पे क्या लोगे, हम होटल में आ रहे हैं जा रहे हैं रह रहे हैं आपके यहाँ, क्या लोगे, टैरिफ, दैट इज टैरिफ। अमेरिका दुनिया का सबसे धांसू देश है, सबसे रिच कंट्री है, दुनिया के हर देश को अमेरिका के साथ व्यापार करना है। अमेरिका, खास बात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं करता। पिछले कुछ सालों से अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हो गया, सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ गया है। कोई भी देश जब तरक्की करता है तो पहले वो प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, नेचुरल टाइप, उससे शुरू करता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आता है, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे करता है। फिर वो टर्शरी सेक्टर की तरफ आता है, जिसमें सर्विस सेक्टर का ज्यादा रोल होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक क्वार्टरनरी भी होता है, अभी के लिए आप तीन समझो। ये तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, तीनों को अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है पूरी इकोनॉमी की आउटपुट में। हो सकता है प्राइमरी सेक्टर से हमें 25% आ रहा हो, क्या, टोटल आउटपुट का 25%, टोटल जीडीपी का 25%। सेकेंडरी सेक्टर से भी मान लो 25 आ रहा है, और टर्शरी से 50% आ रहा है, मान लीजिए ऐसे। ये क्या दिखाता है कि थोड़ा कंट्री ग्रोइंग टाइप है, सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहा है, टर्शरी सेक्टर का रोल, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यस, तो जो देश ग्रोइंग टाइप है, ग्रो कर रहा है, वहां टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। भारत के टोटल जीडीपी में टर्शरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन अराउंड 50% है, 55% है। और जब देश आजाद हुआ था तो प्राइमरी सेक्टर ही था, और तो कुछ था ही नहीं अपने यहाँ। लगभग सारा जीडीपी इधर से ही आना था, फैक्ट्री वैक्ट्री थी नहीं, और सारा देश खेती में लगा हुआ था, प्राइमरी सेक्टर में। बेसिकली कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी हमारी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, सारा देश खेती कर रहा था। फिर भी इतना नहीं उगा पाते थे कि सबका पेट भर पाए। ओ, बैकवर्ड काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी अच्छे से करना नहीं आया। हाँ, अमेरिका की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है, ये 80s 90s की तरफ पहुंचे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने इग्नोर किया। जब मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर किया तो चाइना ने पकड़ लिया। चाइना ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा की, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ज्यादा सस्ते सस्ते बढ़िया बढ़िया बनाए, और सस्ते सस्ते बना के पूरी दुनिया की मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को फ्लड कर दिया। अमेरिका ही नहीं, यूरोपियन, कोई मूवी देख रहा था मैं, पोलैंड होलैंड में भी वो चाइनीज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। रेपुटेशन वही है, चाइनीज है मतलब खराब हो जाएगा। अब नहीं है वो रेपुटेशन इनकी, ये शुरू में थी कि चाइनीज है तो घटिया होगा। अब नहीं है, क्वालिटी भी उन्होंने बढ़िया कर ली है, चीजें बदल गई। तो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भेज दिए इन्होंने, भेज दिए, बेच दिए। यस, अमेरिका में भी भेजे। अमेरिका भी कुछ बनाता है, उतना नहीं बनाता पर कुछ तो बनाता ही है। चाइना लगभग मान लो 500 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस बदले में चाइना को 300 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। 200 बिलियन डॉलर हर साल कौन ज्यादा कमा रहा है? चाइना। 200 बिलियन डॉलर। ट्रंप कहते हैं कमाल ही कर रखा है तुमने, इतना ज्यादा सरप्लस चल रहे हो तुम, 200 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर, दिस इज अराउंड एक्चुअली 300 बिलियन डॉलर। तो 300 बिलियन डॉलर हर साल चाइना अमेरिका से कमा रहे हैं, अपना सामान बेच बेच के। अमेरिका क्या बोलता है, मेरे कुछ और प्रोडक्ट्स को अपने देश में आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, मत रोक, टैरिफ मत लगा। टैरिफ लगाएगा
तो महंगा हो जाता है, फिर चाइना वाले खरीदते नहीं है। टैरिफ लगाने का मतलब 100 रुपए का सामान मेरा अमेरिका से चला, चलते चलते रास्ते में पहुंचा, 50 रुपए टैक्स लगा दिए चाइना ने। वो सामान जब बिकने गया 150 रुपए का, ऑलरेडी सेम सामान चाइना में 125 रुपए का था, तो 150 का अमेरिकन सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा तो कोई नहीं मंगाएगा, कोई नहीं मंगाएगा तो कोई नहीं बनाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नीचे आ जाएगी, अमेरिका का जीडीपी नीचे जाएगा। ठीक है। तो हम ट्रम्प जब आए, अब ट्रम्प ने आगे बोला, हे चाइना, हमारे सामान पे तो कोई टैरिफ नहीं लगाइए, 50 रुपए हटा। 100 का सामान आ रहा है, 100 का बिकना चाहिए यहाँ पे, तुम्हारा 125 का बिकता है, हमारा 100 का बिकना चाहिए, तभी लोग हमारा सामान खरीदेंगे। 50 रुपए टैरिफ हटा दे। चाइना कहता नहीं हटाता भाई, हमारे 125 वाले मारे जाएंगे। वो कहता नहीं हटाता, लगाएगा टैरिफ, तो तेरे यहाँ तेरा जो सामान मेरे देश में आ रहा है उस पर मैं 300% टैरिफ लगा दूंगा। हे भगवान, जो 100 का सामान चल के आया, यहां मैं 400 का कर दूंगा, देख ले फिर कौन खरीदेगा तेरा सामान। तो चाइना बोलता है, तो 400% 300% लगाएगा, मैं 600% लगा दूंगा, 100 वाला सामान 600 का बिकेगा। मैं 700 लगा दूंगा, मैं 800 लगा दूंगा। अरे क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? वॉर हो गया, टैरिफ वॉर हो गया, टैरिफ वॉर। दिस इज टैरिफ वॉर। ट्रंप जब पावर में आए, ट्रंप ने आके खाते खोले अमेरिका के। ट्रंप ने बोला, जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, बैठे होंगे कुर्सी, उन्होंने बोला, हाँ भी बताओ जी क्या चल रहा है, ट्रेड का क्या हाल है? तो सब ट्रेड वालों ने बताया हुआ जी, पाकिस्तान के साथ तो हमारा, चाइना के साथ तो इतना नुकसान चल रहा है, इंडिया भी 50-100 बिलियन डॉलर प्लस ही चल रहा है, मैक्सिको भी प्लस चल रहा है, स्पेन भी प्लस चल रहा है, ये भी प्लस चल रहा है। ट्रंप कहता हो क्या रहा है, हर कोई प्लस चल रहा है, हम सबका सामान मंगाए जा रहे हैं, ये चक्कर क्या है, हम पैसा कहाँ से लाते हैं इतना? ट्रंप ये भी तो पूछेगा ना, भी हर कोई का सामान हम खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा तो उनके पास आ रहा है सर्विस सेक्टर से, वो सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं मान लो, पैसा तो आ रहा है। लोग वहां जा रहे हैं घूमने, स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, डॉलर से लेके जा रहे हैं, पैसा तो उनके पास आ रहा है। तो ट्रंप कहते हैं, ये जो जितना हमारा पैसा जाता है बाहर सामान खरीदने में, इसका भी ध्यान करना पड़ेगा। कि जो सब लोग हमारे देश में सामान बेच रहे हैं, इनके यहाँ अपना सामान भी बेचो। तो वो लोग बोलते हैं ट्रम्प के एडवाइजर जी, हम बेचने जाते हैं पर वो बिकता नहीं, क्योंकि वो टैरिफ बहुत ज्यादा लगाते हैं। भी हार्ले डेविसन हम इंडिया में बेचना चाहते हैं, पर इंडिया वाले 100% टैरिफ लगा देते हैं। अच्छा, ट्रम्प बोल रहे हैं, ओके इंडिया मोडी मोडी मोडी, इंडिया इंडिया इज टैरिफ किंग, ये नाम दे दिया। कि इंडिया के बारे में पूछा ट्रम्प से, ट्रम्प बोलते हैं इंडिया 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 टैरिफ किंग, सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, मैं देखूंगा इंडिया को। पिछली बार जब ट्रम्प पावर में आए थे, तब ये बात चली हार्ले डेविसन की। ट्रम्प ने ट्वीट करके बोला कि मोदी माई फ्रेंड है, लेकिन टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है इंडिया वाले। ट्रम्प नाराज ना हो जाए इसलिए मोदी ने वो जो 100% टैरिफ लगता था वो 75 कर दिया, और 75 करके ट्वीट किया, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, अब तो तुम खुश हो गए। पत्रकारों ने पूछा, ट्रम्प भाई साहब अब खुश हो? ट्रम्प कहते हैं, बेवकूफ आदमी, 100 का 75 करके कहते खुश है। उनकी मोटरसाइकिलों पे हम 0% लगा रहे हैं, वो 100 का 75 करके हमें खुश कर रहे हैं। फिर हमने 50 किया, भाई अब तो खुश हो जा, ट्रम्प तू नाराज ना हो। समझ रहे हो स्टोरी? इंडिया जितना सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, ज्यादा करता है, इंडिया मंगाता भी है। हर साल लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास हमें फायदा रहता है, 175 की रेंज में लगभग। तो अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है ये हम हमारा घाटा चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट है, हमें इसको ठीक करो। तो अभी इंडिया की यूएस की ट्रेड डील की बातें चलती हैं, उसमें क्या बात आ रही है सामने? ये बात सामने आएगी, हे ट्रम्प,
तो टेरिटरी के चक्कर में ना पड़, हम तुझसे और सामान खरीद लेते हैं, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मान लो हथियार खरीद लिए, हथियार तो हमारे यहाँ कोई बनाता नहीं है, और हथियार आने से कोई महंगाई नहीं हो जाएगी। भाई अमेरिकन एप्पल अगर यहाँ सस्ता आ जाएगा तो एप्पल वाले मारे जाएंगे ना। हथियार तो रडार रडूर दे दे यार, तूने पैसे ही कमाने हैं, तूने रडार रडूर दे दे हमें, हम उससे काम चला लेंगे। ये ट्रेड डील होने वाली है हमारी अब। उसको तो पैसे से मतलब है, भाई इधर से ना कान पकड़ा, घुमा के पकड़ लिया, बात तो वही है। दिस इज टैरिफ, राइट। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने नाटो वाली बात कल आपको बताई थी। स्पेन बोलता है कि मैं तो 5% खर्च नहीं करूंगा, तो ट्रम्प क्या बोलते हैं, टैरिफ लगाओ इसके ऊपर। मेक्सिको, कहाँ है मेक्सिको, ये मेक्सिको, ये सारी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से होती है। ये वो दीवार क्रॉस करके कूद कूद के अंदर चले गए दुनिया भर के देशों के लोग। ये मेक्सिको, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, और कौन, क्यूबा, क्या कौन कौन से छोटे छोटे देश होंगे यहाँ, और बहुत छोटे छोटे देश हैं सब, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ड्रग ड्रग वाले या सब पहुंच गए अंदर। और ड्रग्स बहुत ज्यादा चलती है यहाँ। मैक्सिको से यूएस में बहुत ड्रग्स जाती है, यूएस में तो ड्रग्स थी ही नहीं, सब ये मैक्सिको मैक्सिको वाले ले आए। और अमेरिका वालों को मजा आ गया ड्रग्स में, खूब ड्रग्स की कंजप्शन बढ़ गई बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा बढ़ गई अब नकली ड्रग, ये ड्रग वो ड्रग, उल्टी सी ड्रग्स आनी शुरू हो गई। बाउंड्री पे नीचे सुरंगें बना बना के ड्रग्स पहुंचा दी अंदर अमेरिका में, अंडरग्राउंड सुरंग बना दी। मेक्सिको से सुरंग चली अमेरिका में निकली, एक मूवी में देखा मैंने, अलचप है। ब्रेकिंग बैड भी इसी पे है, ड्रग्स पे। अच्छा, मैंने शुरू की, एक दो बार में मजा नहीं आया। अच्छी है क्या, बहुत लोग बोलते हैं अच्छी है। अल चापो टाइप देखी मैंने। हम्म। तो ड्रग्स भयंकर फैली हुई है अमेरिका में। एक ड्रग्स, एक इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है, ये काले पीले, हम भी वही काले पीलों में आते हैं सारे हम। पंजाब हरियाणा, अनएम्प्लॉयड यूथ, गैंगस्टर, क्रिमिनल, जिसको जो भागना है, बचना है यहाँ से, क्या करो, वो कैसे न कैसे यहाँ मेक्सिको पहुंच जाओ, यहाँ से दीवार कूद जाओ अमेरिका में। अमेरिका में दीवार कूदते ही, अमेरिका में नियम था, अमेरिका किसी को अपनी धरती पे अगर कोई आएगा तो उसको फेंकेगा बाहर, उसको असाइलम, शरण देने की कोशिश करेगा। डेमोक्रेसी 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 के चक्कर में तो जो भी आया उसको शरण दे देते थे, तो सब पहुंच गए वहां, लो हमें भी दे दो। तो अमेरिका तो क्या बोलते हैं, ड्रीम लैंड है। अमेरिका पहुंच गए तो कहते हैं बस बन गई, सिटीजनशिप मिल गई तो हम तो गंगा नहाए गए। तो इमिग्रेंट्स भी आ गए, क्रिमिनल्स भी आ गए, ड्रग्स भी आ गई। जो लोकल अमेरिकन है वो कहते हैं क्या हाल कर रखा है हमारे देश का, ये क्या हो रहा है। तो परेशान तो हो ही जाते हैं, हल्का फुल्का क्राइम भी हो ही जाता है। वैसे तो इमिग्रेंट्स क्राइम करने नहीं जाते, सब खाने कमाने जाते हैं, तो किसी को काम नहीं भी मिला, कोई उल्टा, हर जगह सोसाइटी में हर तरह के होते हैं। इमिग्रेंट कोई उल्टा सीधा काम करेगा ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। पंजाब हरियाणा के एरिया में दो बिहार वाले लोग लोकल्स को मारने लग जाएं तो क्या हो जाएगा, बिहारी आ गए, बिहारी आ गए, देखो पंजाब वालों को मार रहे हैं। तो हालांकि पंजाब वाले भी पंजाब वालों को मार रहे होंगे, वो हाईलाइट नहीं होगा। तो बिहारियों को भगाओ यहाँ से, ये शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही वहां हो गया होगा। तो लोकल्स को लगा होगा भैया इमिग्रेंट्स को निकालो, ट्रंप ने उनकी नब्ज पकड़ ली, वो इलेक्शन कैंपेन में मुद्दा बनाया, इलेक्शन जीते। तो नाउ ट्रंप इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इमिग्रेंट्स, ड्रग्स, एज वेल एज ऑन टैरिफ्स। उसकी पॉलिसी में मेन ये बात है। एंड अमेरिका वांट्स मागा। तनिषा बताए कि मागा क्या है। आपने बीबीसी हिंदी न्यूज रोज वो सुननी है, 15-20 मिनट की आती है बीबीसी हिंदी न्यूज। उसमें जहां भी आपको ट्रंप दिखेंगे, ही वुड ऑलवेज बी वेयरिंग अ कैप, एंड ऑन द कैप इट वुड बी रिटन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को फिर से महान बनाओ।
पिछली बार जब ट्रंप जीते थे, ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, पिछली बार जब ट्रंप जीते थे तब उनका नारा था अमेरिका फर्स्ट। तुम अमेरिका फर्स्ट करोगे, तुम टैरिफ लगाओगे ज्यादा दूसरे देशों का सामान आने पर, फिर ग्लोबलाइजेशन तो कुछ ना रही। फिर तो तुम अपनी अपनी बातें कर रहे हो, अपनी अपनी। पहले भी तो ऐसे ही होता था, मेरा देश मेरा देश मेरा, सब अपने अपने शेल में होते थे। अब बड़ी मुश्किल से 91 के बाद से जुड़ने लगे थे, बैरियर्स हटने लगे थे, दुनिया जुड़ने लगी थी। ये ट्रंप भाई साहब ने गड़बड़ कर दी। तो ट्रंप ने ही क्यों, ट्रंप तो 2017 में आए थे पहले, उससे पहले ब्रेक्सिट जो हुआ वो भी यही था, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। हाँ, ये सब वही चीजें तो हैं। तो ये तो डी ग्लोबलाइजेशन हो गई, डी ग्लोबलाइज की तरफ चल पड़े, काइंड ऑफ चल पड़े। अब ट्रंप अगर बोलेंगे तो मैं यूएनओ में नहीं लेना, यूएनओ से कुछ, तुम देखो यूएनओ यूएनओ हम मेंबर नहीं। भाई तू यूएनओ का मेंबर नहीं, यूएनओ कैसे चलेगा? तो धीरे धीरे सब देश क्या बोलेंगे, ठीक है फिर हम भी चले यूएनओ से। तो जो एसोसिएशन बनाई थी वो टूट गई। ये यूनिटी मिलने बननी थी, भाईचारा बनना था देशों का, कॉमिटी ऑफ नेशंस डेवलप होनी थी, सॉलिडारिटी अमंग नेशंस डेवलप होनी थी, वो गई। तो ग्लोबलाइजेशन इकट्ठा करती थी, डी ग्लोबलाइजेशन तोड़ रही है आपको। तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। तो डर होता है कि दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रही। और कैसे, अमेरिका में तो है ही है ट्रंप, इंडिया में भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। भारत माता की जय, अखंड भारत। फ्रांस में भी ऐसी बातें हो रही थी, ब्रिटेन में भी ऐसी बातें हो रही थी। जब दुनिया में ऐसी ऐसी बातें होंगी, स्पेन के लिए करेंगे, स्पेन स्पेन, तो मतलब तुम स्पेन स्पेन की ज्यादा बातें कर रहे हो भैया, ग्लोबलाइजेशन की बातें नहीं कर रहे। ना ना, हमें नहीं लेना ग्लोबलाइजेशन, स्पेन फर्स्ट। तो जब जब सब ऐसा करने लगेंगे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो जाएंगे, तो ग्लोबलाइजेशन को धक्का लगेगा। फिर वही समझना है अब अपने को, धीरे धीरे अखबारें पढ़ोगे आप, यही बातें समझ आएंगी। राइट। चलो, आज के लिए मेरी तरफ से काफी है, आप कुछ पूछो बाकी। हाँ जी। और बस हमारे बिजली के कारण तो हम भी निकलेंगे जैसा कुछ होता है, मतलब बिजली के कारण और टैरिफ का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि यूएस कम टैरिफ कराता है, मतलब कम लगाता है। तो उनके लिए जो भी बात इंडिया का सामान है, मतलब हम अगर इंडिया में कोई चीज 100 रुपए की बन रही है तो वहां पर भी उनको 100 रुपए की मिलेगी। लेकिन क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो उनके वहां पे अगर 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ पे 200 की मिलेगी। तो हमारे लिए वही चीजें हैं, क्योंकि इससे हमारे बिजली के बारे में कम हो गई है ना, ज्यादा। तो फिर वो किस चीज को देखते हैं। ये भी लंबी स्टोरी है, रुपये की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। ब्रॉडली मोटा मोटा समझो आप, पहले एक्सचेंज वैल्यू होती थी फिक्स्ड, रुपी डॉलर, रुपी डॉलर, ये फिक्स्ड होते थे। जितने भी डॉलर हम बाहर से कमाते थे, हमसे मतलब एक्सपोर्टर, $1000 उसने कमाए, कुछ एक्सपोर्ट किया, डॉलर तो इंडिया में कैसे खर्च करेगा, उसको रुपये चाहिए। वो आरबीआई के पास लेके जाता था, आरबीआई कहता था भाई 7 रुपये रेट है, ये ये रेट होता है, तो ये लो, $1000 लेके आओ, $7000 बन गए तुम्हारे, $7000 ले जाओ। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होता। 91 के बाद हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने इनवाइट किया मल्टीनेशनल कंपनीज को, आओ आओ आओ। वो कहते हैं आएंगे, डॉलर लेके आएंगे, पर पहले तुम आरबीआई के सामने लाइन में खड़ा कर देते हो हमें, हमें नहीं लाइन में खड़ा होना। और फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज बांध रखा है तुमने, तो डिमांड के हिसाब से चलो, ये दुनिया पूरी चलती है, फिक्स्ड वाला तरीका नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में करेंसी का रेट डिमांड एंड सप्लाई से तय होता था।
डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है? जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड उतना रेट ज्यादा। पक्की बात है। जिस चीज की सप्लाई जितनी ज्यादा रेट कम। अंदर जाने दो, पूरे पूरे से ना बात सुनना, अंदर जाने दो कंसेप्ट को। हलवाई के समोसे बहुत अच्छे, डिमांड ज्यादा, बनाते ही बिक जाते हैं। 20 रुपए का समोसा इतनी जल्दी बिक रहे हैं, अगली बार उसने रेट 25 रुपए कर दिया तो भी बिक गए। डिमांड ही ज्यादा है, रेट बढ़ गया। कितना रेट बढ़ाएं? 25 का 50 कर दें, फिर नहीं बिकेंगे। इतनी भी डिमांड नहीं है, है ना। रेट क्या तय हुआ? हलवाई ने बोला नहीं 25 ही ठीक है। 25 का रेट किसने फिक्स किया? मार्केट ने, डिमांड एंड सप्लाई ने। कहाँ है मार्केट? कहाँ है बहन जी मार्केट? मार्केट कहाँ है? इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, दिखती नहीं है। सर ब्रेन में पढ़ने हैं, फीस कितनी है? दे देना 50 लाख। हाँ, वहां चलेंगे, वहां पढ़ लेंगे वहां। सर डिमांड बढ़ी है, आप पढ़ाते ठीक हो। अच्छा फिर रेट हाई है, वो कितना हाई कर लोगे? रीजनेबल तो रहो। समोसे 50 रुपए कौन खरीदेगा आपके? बहुत अच्छे हैं आपके, 20 नहीं है, 25 कर लो। गेटिंग? दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। किसी दिन हलवाई ने समोसे बनाए, या छोटा एग्जांपल, रेडी वाले नहीं आते आम बेचने गली में, किसी दिन बरसात पड़ जाए, टेंशन हो जाए बेचारे को, आम बिकेंगे नहीं बिकेंगे, जल्दी से निपटाता है, ले जाओ सस्ते ले जाओ। सप्लाई ज्यादा होगी ना, बिक नहीं रही, सप्लाई ज्यादा है तो समोसे बन गए ज्यादा। 25 के भाव में उसको डर है बिके ना, में तो 20 कर देगा, रेट कम हो गया। सप्लाई ज्यादा, रेट कम। डिमांड ज्यादा, रेट ऊपर। इसको अंदर जाने दो, बात पक्के वाली। हमेशा ध्यान रखना है, बात को अंदर जाने देना है, ऊपर नहीं रहने देना। क्यों? ये बेस बन रहा है आपका। उसके बाद जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो प्रिज्यूम करके चलूंगा, ये तो पता ही है आपको। 2 कदम ऊपर चलेंगे फिर हम। ठीक है। ऐसे ही करेंसी, डॉलर की डिमांड ज्यादा, रेट ज्यादा। डॉलर की डिमांड क्यों ज्यादा? ट्रेड करना है, व्यापार करना है, सबको अमेरिका के साथ व्यापार करना है, सबको करेंसी चाहिए, डॉलर दे दो, डॉलर डॉलर। इसका अच्छा एग्जाम्पल समझो। आपको सुनाया था बांग्लादेश का एग्जाम्पल? नहीं सुनाया? सुन लो, फिर सुन लो, सुनाइए। बांग्लादेश के साथ हम व्यापार करते हैं, बांग्लादेश में होता है मान लो जूट, कॉटन। बांग्लादेश से हमने व्यापार किया, बांग्लादेश को कुछ एक्सपोर्ट किया, बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश ने 1 करोड़ टका हमें दे दी, बोरी भर के ले आया, लो जी टका। आपने हमें कॉटन दिया है, 1 करोड़ टके ले लो। हम क्या बोलेंगे बांग्लादेश को? सर में मारने टके, तो डॉलर दे, कुछ काम तो आए। तो अमेरिका से कोई सामान मंगाना है, उसको दे देंगे डॉलर, टके तेरे कौन लेगा? वो कहते नहीं लेंगे टके। कौन लेगा? कि वो फ्रांस से आप रफाल मंगाते हो ना, वो ले लेगा टके। क्यों? क्योंकि फ्रांस हमारे यहाँ से कुछ सामान खरीदता है, अच्छे वाला। ये चीजें हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, वो फ्रांस को बड़ी पसंद है, वो खरीदता है। वो खरीदेगा तो हमें टके दे देगा। अच्छा, तेरा सामान बढ़िया है, सामान की डिमांड है तेरी, है करेंसी की डिमांड है फिर? तेरे सामान की डिमांड है बांग्लादेश, है फिर तो करेंसी की भी डिमांड है। तो तेरे सामान की डिमांड है तो भी तेरी करेंसी की डिमांड है। तो तेरे टके क्या करेंगे? तेरे टके से कोई तेरा सामान कुछ है ही नहीं किसी लायक।
वो कह रहा नहीं नहीं मेरा ये सामान वो सामान दुनिया मांगती फिरती है और दुनिया को टके चाहिए मेरे। अच्छा, ला दे फिर तो टके। डिमांड एंड सप्लाई। तो जो देश को अच्छा सामान बनाएगा, एक्सपोर्टेबल सेलेबल सामान बनाएगा, उसी की करेंसी रखेंगे। युगांडा की करेंसी रख के क्या करेंगे? युगांडा की करेंसी आती, करंट लगे हो, ले जाओ भाई ले जाओ, जितने मर्जी ले जाओ बस। ये नहीं रखनी अपने को, पता नहीं काम आनी है नहीं आनी। युगांडा, डॉलर, पौंड, येन, युआन ये रख लेंगे अपने पास। येन जापान की, तो जापान से कुछ ना कुछ मंगा ही लेंगे, बढ़िया देश है, बढ़िया माल बनाता है। यही होगा ना, डिमांड एंड सप्लाई। अब जितनी ज्यादा डिमांड होगी डॉलर की, सोच के देख, उतना रेट बढ़ता जाएगा। कैसे? ये कैसे पता लगेगा? जैसे शेयर्स के रेट होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, वो भी डिमांड एंड सप्लाई के होते हैं। शेयर मार्केट कैसे चढ़ती बढ़ती है पता है? नहीं, नहीं, ये स्टोरी भी सुनाऊंगा थोड़ा, उसी से रिलेट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम पकड़ेंगे इसको। आपने भी नहीं सुनी शेयर मार्केट वाली? तो सुनाता हूँ, इसको जीरो से सुनाऊंगा, बेसिक शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करती है। राइट, थैंक यू सो मच। आपकी 6, 7, 8 की खत्म हो गई ऐसे ही चल रही? सैटरडे संडे ऑफ होता है, बोथ डेज ऑफ। कल ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ऑफ का मतलब ये होता है, अब हमें ब्रेक मिलता है, हम किताबें पढ़ लें, पेपर पढ़ लें, खूब 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 खूब, ज्यादा ज्यादा। पेपर पढ़ते वक्त अपनी वोकेबलरी पे जरूर ध्यान देना है। अच्छी वोकेबलरी मतलब 50% ऑफ द काम हो गया। प्रीलिम्स पहली बार में आसानी से नहीं होता, पर आप तीनों का पहली बार में प्रीलिम्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरा दबा के जोर लगाएंगे। तरीके आप जो मैं बता रहा हूँ वो लगाए रखना। ये एक सेइंग बन गई है कि प्रीलिम्स पहली बार में नहीं। काइंड ऑफ मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि आप तीनों का खास तौर पे पहली बार में प्रीलिम्स कराना है। तरीके आप वो लगाते रहो, मैं बता रहा हूँ। अभी बेस बनाते रहो, दिमाग खोलते रहो, जो मैं बात बताऊं अंदर जाने दिया करो। अच्छा, ऊपर से रिफ्लेक्ट होके ना जाए। हमने स्कूल स्कूल की पढ़ाइयाँ ऐसी की हैं, रिफ्लेक्ट होती रही हैं, है ना? ये पढ़ाइयाँ अलग हैं, वो पढ़ाइयाँ स्कूल वाली तो काइंड ऑफ जबरदस्ती थी, जाना ही होता है स्कूल, एक रिचुअल टाइप है ना। ये कोई रिचुअल नहीं है, आप अपनी मर्जी से आए हो, खुद ही आए हो। ना भी हो तो भी मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मैम आ गई, मैम आ गई, क्यों नहीं आए स्कूल। तो आप खुद मजे के लिए आए हो, तो मजा ले, आनंद लो इसमें, पढ़ाई का काम बहुत ही आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत कुछ चीज पे भी वहां वगैरह जाता है कि जिसके कारण हाँ, तकनीक पे भी जाता है। बिल्कुल ठीक, ये ठीक है आपकी बात, क्योंकि इतनी नई चीजें आ रही हैं, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। इसलिए तो मैं थोड़ा अभी रुक जाता हूँ ना, चलो बहुत हो गया, कि जो इतना मैंने बनाया प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। ये एक बार नहीं, ये दसियों बार सामने आएंगी चीजें, ये एक बार खत्म नहीं होगी जो बात मैंने बताई है। ये एमपी क्या, एमएलए क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ये दसियों बार सामने आएंगी। आप तीसरी चौथी बार तो इनके सामने आ रही है, तब जाके पक्की होंगी। फिर ये तभी पक्की होती है, एक आधी बार में होती भी नहीं, है ना? आईएमएफ का कौन से पीछे से दिन किया है मतलब जैसे मतलब मैंने ये सुना है तो इंडिया अमेरिका भी आईएमएफ से लोग देता है और उससे दाखिल नहीं रहता है तो मतलब अमेरिका ने इसलिए है जब से आईएमएफ बनाया है। अमेरिका ने नहीं बनाया, सब देशों ने मिलकर बनाया, वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वहां से पैसा भी लेते हैं। पैसा कितना कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर पैसे कंट्रीब्यूट तो जैसे अमेरिका में तो अभी काफी लोग ले रखा है। खाली आईएमएफ से नहीं, अमेरिका ने बहुत जगह से लोन ले रखा है। नॉर्मली जो बड़े देश हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू लोन लेते हैं, देश जो है ना बॉन्ड्स के थ्रू लोन लेते हैं। जितना अमेरिका का जीडीपी है, अराउंड $36 ट्रिलियन अमेरिका के ऊपर लोन है, बहुत ही ज्यादा है वो। पेमेंट के लिए पेमेंट पे बैक नहीं, पे बैक कोई नहीं करता, ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता ही जाता है हर साल।
लेते हैं, तो इंडिया बहुत ज्यादा लेके बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता, सबकी लिमिट होती है, परसेंटेज होती है। ऐसे डीआर जब होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आगे पढ़ेंगे। इसलिए जानबूझ के बढ़ता नहीं, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। वो बहुत चीजें हैं ना आगे कॉम्प्लिकेटेड, तो एक बार ओवर बेस सा बन जाए, इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड चीजें रखता चलूंगा मैं। मुझे खुद पता होता है मैंने कहाँ तक रुकना है ना, आप चिंता ना करो। क्योंकि तो बेसिक सी बात बताई ना मैंने, मोटी मोटी बातें। ध्यान करो, कल मैं बात बताई थी, एक वर्ल्ड बैंक बनाया, एक आईएमएफ बनाया, एक आईटीओ बनाया। आईटीओ मैंने जिक्र ही नहीं किया आपके सामने, वो आगे आएगा। तो जानबूझ के वहां मैंने स्किप किया, वो आगे आएगा। सब चीजें मैं अपने आप देखता हूँ, डोंट वरी, है ना। बस आप, क्योंकि नई नई चीजें, बहुत ज्यादा ज्यादा नई नई बातें ना, तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, कोई बात। चलो ठीक है, ओके, बाय 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 बेटा। 6 7 8 फिर से, है ना, बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ी मजबूत हो जाएगा काम।